कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह मंगल वाले दिन मैं आपके साथ मौजूद हूं और हस्बे रिवायत मंगल वाले दिन हमारा शो होता है मेडिकल से रिलेटेड। तो हमारे साथ एक नई पर्सनैलिटी भी होती है मौजूद। मुस्तकिल आप एक ऐड या बहुत सारे ऐड सुन रहे हैं क्रिकेट फीवर के, तो उस पर तो मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि आज अभी मैच तो होगा शुरू। लेकिन आज है 23 फरवरी और अगेन मैंने अपना कैलेंडर चेक किया तो मुझे कोई इंटरनेशनल सेलिब्रेशन तो नजर नहीं आई, मगर जो लोग आज पैदा हुए उन्हें हैप्पी बर्थडे, जिन लोगों की आज वेडिंग एनिवर्सरी है उन्हें भी बहुत मुबारक, और अल्लाह ना करे किसी के यहाँ कोई डेथ एनिवर्सरीज हैं तो हमारी बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी जवार रहमत में जगा दे। ये तो हो गई रूटीन की मुबारकबादें और आपसे तबादला ख्याल, लेकिन साथ साथ बात होगी कोविड पे। जी हाँ, ये तो अभी मुसल्लत है और जब तक रहेगा और जब तक इसकी वैक्सीन के मराहिल मुकम्मल नहीं होते, अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी आबादी के अंदर इसका मरहला तो चलता रहेगा। लेकिन आप सब लोग भी फ़ौरन से फ़ौरन अपने पेरेंट्स हैं या ओल्ड एज आपके घर में कोई लोग हैं तो आप उनके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं और इस वैक्सीनेशन के अमल को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारे साथ एक पर्सनैलिटी मौजूद होती हैं और हम उनसे बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ी सी आपसे बात करूंगी और वो इस हवाले से कि अब तक मेरे प्रोग्राम में तकरीबन 13 पर्सनैलिटीज़ आ चुकी हैं और उनका ताल्लुक डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से है, जिसमें हमारे साथ प्लास्टिक सर्जन भी रहे, हमारे पास जो है रेडियोलॉजिस्ट भी आए, हमारे साथ माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी रहे, हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जन भी आए। बहुत सारी पर्सनैलिटीज से हमने आपकी डिफरेंट मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोगों की हमने आपसे मुलाकात करवाई। लेकिन आज जिनसे मैं मुलाकात कराऊंगी वो कुछ ज़बरदस्त ही हैं। जो मैंने लास्ट वीक आपसे कहा था कि एक मैं ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, और हमेशा ही कहती हूँ क्योंकि मेरे लिए मेरी पर्सनैलिटी हमेशा ही ज़बरदस्त होती है, पर आज की वाकई बड़ी आप सबकी बड़ी फेवरेट होंगी। क्योंकि देखें, हमारा जो फेस है वही हमारा फर्स्ट अपीयरेंस होता है, और हमारी ख़वातीन हो या अब तो हजरात भी, कोई भी जो है वो बूढ़ा होना नहीं चाहता, और एजिंग के इस चीज़ को लेके सब बड़े सेंसिटिव हैं और हर कोई डर्माटोलॉजिस्ट के पास जा रहा होता है, कभी डर्मा डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, कभी डर्मा सर्जन के पास जा रहे होते हैं, और कोई ना कोई कुछ ना किसी की इस चीज़ में लगा हुआ होता है कि कहीं से भी मैं जो है वो 18, 20, 25 साल से ऊपर नज़र ना हूँ। और या फिर अगर हमारे बच्चे और बच्चियों में जो पिंपल्स और एक्नी, स्कार्स, ये चीज़ें होती हैं तो वो भी बड़े परेशान होते हैं और अपने फेस को लेके बड़े सेंसिटिव होते हैं। जाहिर है आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, तो बिल्कुल फेस आपका जो है फर्स्ट अपीयरेंस होता है और उसके लिए आप लोगों का वास्ता जो है वो स्किन स्पेशलिस्ट से पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपने प्रोग्राम में एक डर्माटोलॉजिस्ट को शामिल करूं, और मुझे अगेन बड़ी तलाश रही कि मैं किसी फीमेल को लेके आऊँ क्योंकि मेरे शो में तनासब थोड़ा कम है फीमेल्स का, और फिर मुझे मिल गई एक बहुत ही कश्मीरी खातून फीमेल डर्माटोलॉजिस्ट, हिबा सलीम कश्मीरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? इंट्रोडक्शन था। और कश्मीर की वादियां हों और उसमें कश्मीरी खवातीन और उनका हुस्न, ऐसे कैसे मुमकिन है कि उनको हम ट्रिब्यूट ना दें? हाउ स्वीट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। हिबा, वैसे तो डर्मेटोलॉजी ऐसी फील्ड है, बड़ी वास्ट है, लेकिन उसकी 4 बड़ी शाखें जो हैं आप लोगों की बड़ी फेमस होती हैं, जिसमें डर्मापैथोलॉजी हो गई या पीडियाट्रिक डर्मेटोलॉजी हो गई या मोहस सर्जरी हो गई या फिर कॉस्मेटिक सर्जरी हो गई। हम सब पे थोड़ी थोड़ी बात करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें हमसे रिलेटेड हैं और हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे मेरे भी क्लिनिक पे सवाल हो रहे होते हैं, कुछ हम हल कर रहे होते हैं और बाकी हम आप लोगों की तरफ रेफर कर रहे होते हैं। सो वेलकम टू द शो। FM 101 की टीम की जानिब से, अपनी जानिब से मैं आपको वेलकम करती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरी एक कॉल पे अपनी इतनी बिजी ओपीडी को छोड़ के आई हैं और 2 घंटा हमारे साथ होंगी, तो इसके लिए रियली ग्रेटफुल। अच्छा, थोड़ा सा हमें बताइए कि ये आपने डर्मेटोलॉजी क्यों चुना? क्या पैसा बहुत है? नहीं, असल में पता क्या, बचपन में हमने हमेशा देखा मेरे पापा के जो गैदरिंग्स होती थी तो उनमें से एक पॉलिटिकल गैदरिंग होती थी, एक डॉक्टर्स की गैदरिंग होती थी। तो उसमें डॉक्टर्स की जो गैदरिंग होती थी उसमें मेरे पापा के एक फ्रेंड थे जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट थे बैक इन दुबई। तो मैं हमेशा सोचती थी ओ माई गॉड, मतलब मैं I don't know why I took inspiration from him. बहरहाल जब मैं पाकिस्तान मूव हुई, मैंने मेडिसिन में गई, मैं डॉक्टर बनने के लिए, तो मेरा फर्स्ट चॉइस था टू बिकम अ सर्जन। अच्छा। लेकिन गुड सर्जन बनने के लिए you need to put back a lot of other things in life like marriage and kids. तो जब मेरी शादी हुई और मेरे बच्चे पैदा हो गए, I was like I cannot become a surgeon. I'll have to go for something which is
प्योरली क्लिनिकल। तो फिर मैंने डर्मेटोलॉजी में वापस मेरा रुझान डर्मेटोलॉजी की तरफ गया एंड देन हियर आई एम। अच्छा, तो यूं डाइवर्टिंग तरीके से आप आई। अच्छा, ये बताइए कि आपके पास क्लिनिक में सबसे ज्यादा पेशेंट कौन से आते हैं? किस मसले से, किस प्रॉब्लम के से रिलेटेड होते हैं और किस एज फैक्टर के होते हैं? अच्छा, एज फैक्टर तो अप अंटिल मोस्टली एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो अप अंटिल 45-50 इयर्स के आ रहे होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 16 साल से लेके 45-50। ऑब्वियसली छोटे बच्चे भी आते हैं जिनको रैश निकली हुई है, या उससे भी एल्डरलीज आते हैं जिनको डायबिटीज रिलेटेड या एज रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। मोस्टली मेरे पास 16 से लेके 45-50 तक के लोग आते हैं जिनको मोस्टली या तो एक्नी का इशू होता है या हेयर फॉल का इशू होता है, या तो टुवर्ड्स एजिंग स्किन जब शुरू हो जाती है तो उसमें फिर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स के हवाले से लोग आ रहे होते हैं। अच्छा, मैंने बात की थी फेस की, तो डेफिनेटली हेयर्स तो बड़ा मैटर करते हैं और हेयर पे भी बड़े लोग सेंसिटिव होते हैं बहुत। और आजकल एलोपेशिया और दूसरी चीजें और हेयर फॉल आजकल तो कुछ ज्यादा ही सडन इंसर्ज हुआ है। केमिकल की तरफ ज्यादा चले गए ना। एक तो डाई सबसे बड़ा केमिकल, फिर हम स्ट्रीकिंग कराते हैं, हम रिबॉन्डिंग कराते हैं, इस किस्म के प्रोसीजर्स जो होते हैं हेयर के साथ वो जुल्म करते हैं हम। खुद मैं भी करती हूँ। बिल्कुल, हीट के साथ भी वो जो ब्लो ड्राई एंड स्ट्रेटनर्स एंड कर्लर्स। सही, लेकिन अच्छा लगता है ऑब्वियसली। It's either this or that. अच्छा, मसला ये ना कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। वो जो कहा गया है वो बिल्कुल सही कहा गया, क्योंकि अगर हमें अल्लाह ताला ने कर्ली बाल दिए हैं तो हम यकीनन वो हमारे लिए बेहतर होंगे, बट नहीं, हमें तो स्ट्रेट करवाने हैं। और सबको स्ट्रेट करा के खुले रखने हैं। ये मार रहा होता है और कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि ये, अच्छा चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं कि जो टीनेजर्स में और फिर जो ग्रोइंग और फिर अक्सर शादी के बाद भी हमें देखने को मिलता है कि एक्नीज हो रही होती हैं। क्यों होती हैं? एक्नी का बेसिकली क्यों होती है उसके तो पूरे 4 एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि अगर ये 4 चीज़ें हो जाती हैं, 4 स्टेप्स होती हैं बेसिकली, जिसमें क्लॉगिंग ऑफ द पोर्स हो जाता है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और फिर उसके बाद एक्नी ब्रेकआउट कर जाता है। तो ये तो 4 स्टेप्स जिसके अंदर अगर ऑयली स्किन ज़्यादा होगी उसका पोर क्लॉग होने के ज़्यादा चांसेस होंगे, और वो बैक्टीरिया तो ऑलरेडी बैठा हुआ तो है ही हमारे स्किन के ऊपर। प्रोपाइनी बैक्टीरियम एक्निस जो है, जो एक्नी कॉज करता है, ये बैठा हुआ तो है ही, लेकिन उसको एक अगर फील्ड मिल रहा है जिसमें क्लॉग्ड पोर मिल गया तो उसके अंदर फिर वो अपनी कॉलोनाइजेशन करना शुरू कर देता है, तो एक्नी हो जाती है। बिल्कुल, और एक्नी का है भी है कि 2 पीक होती है एज रेंज में, 2 पीक्स निकलती हैं। द फर्स्ट पीक इज फ्रॉम प्यूबर्टी, जहाँ स्टार्ट होती है अप अंटिल 25, और उसके बाद फिर से आती है एडल्ट एक्नी के तौर पे 30s के बाद। सो प्यूबर्टल एक्नी जिसको हो रही है, जरूरी नहीं है कि उसको एडल्ट एक्नी भी निकलेगी, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि अगर आपको प्यूबर्टी पे नहीं हुआ तो आपको एडल्ट लाइफ में नहीं निकले। जरूरी नहीं है कि शादी के बाद या कुछ एक मैक्सिमम मैच्योरेंस के बाद जाके हमें लोगों के फेस पे एक्नी नजर आने वो एडल्ट एक्नी हो जाती है। एंड दूसरा हार्मोनल इन्फ्लुएंस भी बहुत होता है, ज्यादा होता है। अच्छा, एक चीज और भी हमने बहुत नोट की है कि बैकनी भी बहुत ज्यादा हमें नजर आती है, और फिर वो हिप तक जा रही होती है। उसकी क्या वजह होती है? वजह सेम ही है। ऑब्वियसली अगर आपका बैक ज़्यादा ऑयली, आपका जिस्म ज़्यादा ऑयली, और आप उसको सही तरह से नहाते वक्त सही तरह से वॉश ऑफ भी नहीं कर रहे हो, या अगर वॉश ऑफ कर रहे हो तो आप उसका जो एक मॉइस्चराइज्ड जो एक मॉइस्चर बैरियर है उसको अगर मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो एक्सेसिव ड्राइनेस अगर आप कॉज कर रहे हो तो भी आपका रिबाउंड ऑयल प्रोडक्शन होगा एंड एक्नी कॉज हो सकती है। और ऑयली जिस्म अगर है तो उसमें तो हो ही सकती है, चांसेस ब्राइट होती हैं। अच्छा, ये चलिए, ये तो सारी बातें हो गई हैं। और एक्नी का वाकई ट्रीटमेंट है? हाँ, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, लेकिन ओवरनाइट ट्रीटमेंट नहीं है। मेरे पास, आई टेल यू समथिंग, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो उस वक्त तो खैर मैं ज़्यादातर पढ़ाई कर रही होती थी। पेशेंट तो ऑब्वियसली इक्का दुक्का, शुरू में तो इक्का दुक्का ही होते हैं। आप क्लिनिक में बैठे हुए पढ़ाई मोस्टली कर रहे होते हो। मेरी अपनी एक क्लास फ्रेंड मेरी पेशेंट बन के आई, एंड उसको एक्नी था, एंड वो बेचारी मुझे कहती थी बस जो करना है मेरे ऊपर कर लो, ये एक्नी सही कर लो मेरी। तो उस पर मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए, बहुत ज़्यादा, लेकिन और करती मैं बिल्कुल ठीक कर रही होती थी। 2 साल फिर भी लग गए उसकी एक्नी को कम्प्लीटली खत्म होने में। अब कल वही फ्रेंड मेरे पास आई हुई थी अपनी अम्मी को लेकर, और वो वहां बैठ के मेरे दूसरे मरीजों को बता रही थी, ये देखिए मेरा चेहरा, मेरे पास बहुत एक्नी हुआ करता था, इन्होंने ठीक किया। तो लेकिन ये कि उसको मैंने पहले बता दिया था कि देखो, पेशेंस, आपको सिर्फ पेशेंट होना है, कंप्लायंट होना है, ओवरनाइट किसी चीज का इलाज नहीं होता। सही बात। तो कभी कभार इतना टाइम भी लग जाता है। 2 साल के बाद शी इज कम्प्लीटली एक्नी फ्री, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कितनी
इतनी बड़ी सक्सेस है ना, और एक पेशेंट भी ठीक हो जाता है तो ऐसा लगता है सबने बड़ा, बहुत। अल्लाह ताला ने हमसे बड़ा काम ले लिया। अच्छा, एक्नी के साथ साथ फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं जो उनकी पैरेलल सिस्टर्स होती हैं या सिबलिंग्स होती हैं कि ये भी अगर एक्नी हुआ है तो अब ये भी होगा, वो भी थोड़ी डिटेल हमारे लिसनर्स को बताइए, क्योंकि एक्नी ऐसा वाह एक सब्जेक्ट है, जैसे ब्लैक हेड हो गए, फिर वाइट हेड हो गए, फिर फेस और ख़राब हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर एक्नी को आपने ज़रा खुजा दिया, जैसे हमारी प्रेजेंटर हुमा जो है तजर्बे करती रहती है अपने फेस पे, तो उसमें जो है निशान भी आ जाते हैं, फिर वो गड़े पड़ जाते हैं, फिर उनको कैसे रिपेयर करें विदाउट सर्जरी, ये भी बताइए। अच्छा, काफी आपने मजेदार एक छेड़ दिया है बात। अच्छा, लेकिन ये है कि देखिए, अब एक्नी जो है ना, हर किस्म की एक्नी का ट्रीटमेंट भी एक नहीं होता। आपने भी बोला ब्लैक हेड्स इज द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एक्नी है, एक्नी ही, लेकिन इज द माइल्डेस्ट फॉर्म, उसकी ट्रीटमेंट अलग है। फिर उसके बाद आ जाता है थोड़ा और, अगर सिर्फ माइल्ड पे ही रहें तो पैप्युलर, लेकिन उसके यानी कि छोटे छोटे बम्प्स जो कि थोड़े से रेड हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और अगर जिनकी ट्रीटमेंट भी चेंज होने शुरू हो जाती है, वो है पस्ट्यूल्स, जिसमें पस भी निकल रही होती है, या सिस्ट बनने शुरू हो जाती है स्किन के अंदर, जो मोटे मोटे गरे बन जाते हैं, तकलीफ भी दे रहे होते हैं। फिर नोड्यूल्स भी हो जाते हैं, जिसमें वाकई चेहरे का पूरा जो एक स्मूथनेस होती है वो खराब हो जाती है। फिर इसमें जो है पेशेंट खुद भी थोड़ा निकालने की कोशिश कर रहा होता है। वो जो निकालने में वो जो आप उसको जख्म को तोड़ रहे होते हो ना एक्नी के, उसके वजह से खड्डे बन जाते हैं। खड्डों के अलावा पिगमेंटेशन तो वैसी हो जाती है, रेड कलर की भी, ब्राउन कलर की भी। अब ये सारी चीजें जब आती हैं तो आपको पेशेंट को देखकर ना उसके अपने तबीयत को देखते हुए आपको उसको ट्रीटमेंट भी रेकमेंड करना चाहिए। अब जो पिगमेंटेशन वाले हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि पिगमेंटेशन आपकी तब तक नहीं जाएगी जब तक आप सनब्लॉक नहीं लगाएंगे। हालांकि कितना हटके है ट्रीटमेंट एक्नी से, कितना हटके है सनब्लॉक, लेकिन अगर उसके आपको कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करनी है तो सनब्लॉक इज अ मस्ट। अच्छा, फिर आपने बात करी खड्डों की, जो खड्डे बन जाते हैं, निशान रह जाते हैं, इन सारों के लिए भी अब खड्डा एक दफा अगर बन गया, इसके लिए प्रिवेंशन वाज मच बेटर कि अगर आप जख्म को तोड़ते ही ना तो वो खड्डा भी ना बनता। कभी कभार इन्फ्लेमेशन इटसेल्फ भी इतनी सिवियर होती है कि वो आपने उसको हाथ लगाया हुआ नहीं होता, फिर भी खड्डा रह जाता है। अब उस खड्डे को ट्रीट करने के लिए फिर आपको आना पड़ता है टुवर्ड्स इन क्लिनिक प्रोसीजर्स, जिसमें फिर माइक्रो नीडलिंग और केमिकल पील और रेडियो फ्रीक्वेंसी, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। अच्छा, तो क्या ये खड्डे डिसअपियर हो जाते हैं विद टाइम? मैंने देखा है बहुत बेहतर होते हुए भी। बहुत बड़ा अगर खड्डा होगा तो फिर तो ऑब्वियसली आपको शायद थोड़ा सर्जरी की भी तरफ जाना पड़े कि वो ग्राफ्टिंग हो जाती है, लेकिन जो थोड़े छोटे मोटे होते हैं वो तो काफी हद तक मैंने बेहतर होते हुए देखे हैं क्लिनिक में। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक उम्मीद तो दिलाई आपने लोगों को, और स्पेशली जिनके लिए मैंने बात की उनको के खड्डे ठीक होते हैं। असल में आज वो बैठी हुई है ना सामने, तो मैं उनको छेड़ भी रही हूँ साथ साथ, और बहुत प्यारी बच्ची है हमारी, मुझसे पहले उनका शो होता है तो अच्छा। मैं बड़ा उसको जो है ना आके बोलती हूँ ये क्यों बोला, उस पर डिक्टेशन भी मेरी चल रही होती है। सीनियर्स का काम होता है ना गाइड भी करना। अच्छा, हम शो में तो बातें होती रहेंगी, और डॉक्टर साहबा हम आपसे टिप्स भी लेते रहेंगे, और आपकी पसंद के हम आपको सॉन्ग भी सुनवाएंगे, तो आप भी मजीद सोच लीजिए। अभी तो मैं एक रूटीन जो मेरे शो का सॉन्ग है, जो मैं पहला सॉन्ग यही प्ले करती हूँ, जो हाँ हमारे जो है बहुत सारे, अब मैं नाम नहीं लूँगी, उनको भी पसंद है, तो खैर मैं वो प्ले कर दूंगी। लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे, और डेफिनेटली हम फंगल इन्फेक्शन और ये सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। और अभी 11:30 पे हमारा जो है वो है आपका टाइम चेक, तो इस टाइम चेक के बाद हम सीरियस एक टॉक स्टार्ट करेंगे, और कंटिन्यू हम आपको बातें करवाते रहेंगे, पूछते रहेंगे आपसे सवाल। लिसनर्स कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट, और आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। SMS कीजिए 11K स्पेस, अपना मैसेज लिखिए, अपना नाम लिखिए, और ज़रूर लिखिएगा, मुझे अच्छा लगता है आपका नाम कहना, और लोगों को अब मेरे मुंह से अपना नाम कहलवाना भी अच्छा लगता है। और इसे भेज दीजिए 4471 पर। जी हाँ, 4471 पर SMS कीजिए, थोड़ा सा खर्चा कीजिए। अगर नहीं करना तो फेसबुक पर भी हमारा पेज मौजूद है, आप उस पर भी अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हिबा सलीम कश्मीरी। मैंने आपको पहले ही बताया डॉक्टर बड़ी हसीन है, और इसका तस्वीर जो है वो मेरे फेसबुक के पेज पे भी लगी हुई है, लेकिन आज तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सुने एक सॉन्ग, एंजॉय करें, और उसके बाद वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम है स्वीट होम शो।
मुंजा मारोड़ा है मुंजा जोगियड़ा है मुंजा सांगियड़ा मारोड़ा मिठड़ा मोइंजाय मारोड़ा सांगियड़ा मोइंजाय जोगी आया मोन सुन्याता सामी आया मोन सुन्याता जोगी आया मोन सुन्याता सामी आया मोन सुन्याता घायल दिल के घाये व्या मुझा मारुड़ा मुझा जोगियड़ा मुझा सांगियड़ा मारुड़ा मिठड़ा मोहिजा मारुड़ा सांगियड़ा मोहिजा Ali Zafar rockstar Musagar Aruj Fazmo rockstar Abid Buro Hani Hamudur Sindh Sono Latif Sindh mein Mujhe Lal Latifa Sindh mein Mujhe Sona Sharifa Sindh mein Mujhe Shah Bidayin Sindh mein Haan Ajak to Pishana Ya Sindh ji ya pehchana Mujhe Mizu banaya hu basha Mato yaar banaya hu basha Nacha nacha diledar Ka teri sama panj mayar ऐसी वैसी न तू बात कर मुझे से ना कोई मुलाकात कर तू अठगा तू अठगा तू अठग ठग ठग अदियो शाह लतीफ चाहे लालो लाल लतीफ चाहे अदियो शाह लतीफ चाहे लालो लाल लतीफ चाहे अदियो शाह लतीफ चाहे लालो लाल लतीफ चाहे मिठड़ा में गुब मिलाए व्या अल्ले मारोड़ा है मुंजा जोगियड़ा है मुंजा सांगियड़ा मारोड़ा मिठड़ा मुंजाय मारोड़ा सांगियड़ा मुंजाय मारुड़ा मिठड़ा मोहिजा मारुड़ा सांगी Time check. It's 11:30 a.m. पाकिस्तान एक इश्क एक जुनून एक पैगाम रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमान आप सुन रहे हैं FM 101 पाकिस्तान सुपर लीग छठा दौर दुनिया के नामवर खिलाड़ी होंगे अपनी स्विंग में रेडियो पाकिस्तान के नामवर कमेंटेटर्स के साथ सुनते रहिए पाकिस्तान सुपर लीग की बॉल टू बॉल कमेंट्री। इमीडिएट इंटरेस्ट की जो खबर है वो ये है कि अब टॉस जीता है कराची किंग्स ने और उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। ट्यून इन कीजिए रेडियो पाकिस्तान का मीडियम वेव नेटवर्क 20 फरवरी से बजे मैं रात के निकल जाता हूँ रास्ता देखने और सुबह 10 बजे धूप की पहली किरण लगती है, थोड़ा सा हीट मुझे मिलता है।
आप लोग सुन रहे हैं FM 101। FM, the place where you get music 101% Desi. FM, 24 hours a day. आप लोग सुन रहे हैं FM 101। वेलकम बैक लिसनर, प्रोग्राम है स्वीट होम शो। मैं हूं डॉक्टर सायरा बानो और आपके साथ मौजूद मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिबा सलीम कश्मीरी साहब, और हम बात कर रहे हैं डर्मेटोलॉजी पे, स्किन पे, आपके फेस पे और आपकी स्किन से रिलेटेड, आपकी जल्द से रिलेटेड सारे अमराज पे, और हम उनसे वक्फे से सारी बातों पे कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। आप हमारे शो में शामिल हो सकते हैं हर तरह से, आपको पता है। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप फेसबुक के जरिए मैसेज कर सकते हैं, और आपको और भी बहुत सारे तरीके आते हैं हमें हमसे रब्ता करने के। बस कोशिश कीजिए अपने जो अगर गाड़ी में जा रहे हैं तो अपना रेडियो सेट ऑन कीजिए और उसमें FM 101 ट्यून कीजिए और सुनते रहिए स्वीट होम शो। जी मैडम, आपको एक बात और भी पूछनी थी कि आप जो हैं ये बताइए हमें कि एक्जिमा और डर्मेटाइटिस ये सारी क्या है? इतनी मुश्किल ज़बान, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं भाई आपको तो डर्मेटाइटिस हो गया है, अरे नहीं ये तो एक्जिमा है, अच्छा ये पिम्फिगरस है, ये शेंगल्स हैं, ये मतलब इतनी मुश्किल बड़े फंगल इन्फेक्शन, अच्छा कहीं ना कुछ ना मिला तो फंगल इन्फेक्शन चिपका दिया, तो ये क्या होते हैं? थोड़ा सा सबको ब्रीफ कर दें। ठीक है। अच्छा, एक्जिमा इज बेसिकली दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। एक होती है जो इम्यून की वजह से हो रही होती है, एक होती है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो रही होती है। अब वो जो इंसान ऑलरेडी जिसकी जल्द हसास होगी, जिसे हम एटोपिक कहते हैं, तो उसके अंदर एक तरह की हो रही होती है, और दूसरी तरह जो एक्सटर्नल फैक्टर्स वाली है वो किसी में भी हो सकती है, आप में, मुझ में, उनमें, किसी में भी हो सकती है। तो अब एक्जिमा के अंदर भी बहुत सारे हैं, मतलब 11 तो सिर्फ वो हैं जो कि एक एटोपिक इंसान के अंदर हो सकते हैं, जिसमें पी एल्बा भी आ जाता है। पी एल्बा से मैं शुरू कर रही हूँ बिकॉज इज द माइल्डेस्ट फॉर्म, जो यूजुअली बच्चों को हो जाता है विंटर सीजन में। सबसे ज्यादा चेहरे के ऊपर व्हाइट निशान आया हुआ होता है। लोग अक्सर समझते हैं कि शायद वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, लेकिन इट्स नॉट दैट, इट इज एन एक्जिमा। बिल्कुल छोटी सी सिंपल ट्रीटमेंट के साथ वो सही हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा फिर काफी सारी इसी की तरह आ जाती है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो गया। डर्मेटाइटिस इज बेसिकली अनदर नेम फॉर एक्जिमा। तो डर्मेटाइटिस बोल लो या एक्जिमा बोल लो, बात सारी एक ही है। सेबोरिक को जितने बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं उतनी बड़ी टर्म यूज होती है। आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन ये कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने पेशेंट्स को बहुत ही मुतमईन कर दूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा दूँ, उनको ज्यादा डराती नहीं हूँ, क्योंकि आई थिंक वो डर जो है ना, आपका शायद मर्ज इतना बड़ा नहीं होता जितना आपका डर आपको मार देता है। तो फिर डैंड्रफ जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, बेसिकली इसका प्लेन अल्फाजों में डैंड्रफ कहलाया जाता है। तो डैंड्रफ तो खैर तकरीबन हर एक को हो ही जाती है। डैंड्रफ तो सबको इसलिए अच्छे तरीके से पता है कि इतने ऐड चलते हैं और इतने उल्टे सीधे ऐड चल रहे होते हैं डैंड्रफ के, और डैंड्रफ की वजह से इतना हेजिटेशन दिखाया जाता है, हालांकि चाहे तो ये बड़ा माइल्ड तरीके से कवर हो सकता है। बिल्कुल। अब डैंड्रफ फिर ऊपर से ये भी है कि लोगों को लगता है डैंड्रफ सिर्फ वो है जो सर के अंदर है, तो जिस्म के ऊपर कुछ भी अगर डैंड्रफ की तरह आ जाता है वो घबरा जाते हैं। डैंड्रफ तो आपकी पलकों में भी आ सकता है, आपके आईब्रोज में भी आ सकता है, आपकी नाक के इर्द गिर्द जो जगह है ना, जो जहाँ नाक से आपकी स्किन अटैच हो रही है, वहां भी आ सकता है। डैंड्रफ आपकी बगलों में आ सकता है, आपके चेस्ट में आ सकता है, आपके ग्रोइन में आ सकता है, और ये लोगों को पता नहीं होता है। तो इतने घबरा कर आते हैं, बोलते हैं वो तो पता नहीं सेबोरिक डर्मेटाइटिस बोल रहा था दूसरा डॉक्टर, ये हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली इट इज सेबोरिक डर्मेटाइटिस, लेकिन वो आपको क्योंकि शायद एक तो बात है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, दूसरा कि कोई एक इंसान डरा देता है कोई ना कोई अल्फाज इस्तेमाल करके। तो डैंड्रफ ये फिर हम घरेलू टोटके भी तो बहुत इस्तेमाल करते हैं, और वो घरेलू टोटके जो है ना बहुत खराब भी कर देते हैं। यूजुअली लोग नीम का पता नहीं क्या लगा रहे होते हैं, या फिर लाइफ बॉय के ऊपर आ जाते हैं, सोप्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, एंटीबैक्टीरियल सोप्स बहुत यूज कर रहे होते हैं। वो एंटीबैक्टीरियल जो उनको मजीद जो है ना स्किन को वो कर देता है, खराब करता है, ड्राई कर देता है, और वो हार्श कर देता है। बहुत सारे सोप्स मैंने भी ऐसे देखे हैं कि हम उनको
परहेज के तौर पे इस्तेमाल करे होते हैं कि आप हाथ धोते हैं, लेकिन डेफिनेटली वो बहुत असल में ओवर यूज कर लेते हैं ना, आप एक दफा यूज कर लो वो बात सही अच्छा, है। हर सोप हर चीज हर स्किन के लिए भी नहीं होती। Exactly. अब मेरी कजन को उससे ठीक हुआ तो मेरा फर्ज है कि मैं पहले वो लेके ट्राई करूँ। बिल्कुल ये चीज भी बड़ा मैटर करती है हमारे यहाँ। अच्छा, एक चीज बड़ी कॉमन हमारे यहाँ बीमारी या कहा जाए या प्रॉब्लम कहा जाए, दैट इज हर्पीज जोस्टर। ये बहुत कॉमन है, हर्पीज होते हैं, ये क्या होते हैं? ओके, हर्पीज जोस्टर बेसिकली अगर बचपन में आपको चिकन पॉक्स हुआ है तो आगे जाके आपको हर्पीज जोस्टर के होने के भी चांसेस हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि दोनों का वायरस एक ही है, VZV कहलाता है वायरस, वायरस जोस्टर वायरस। बचपन में जिसको चिकन पॉक्स हुआ है उसके जिस्म के अंदर अब ये वायरस बैठा हुआ है, वेट कर रहा है कि हमें किसी चीज से, किसी स्ट्रेस से, किसी ट्रॉमा से फेवरेबल कंडीशन मिले तो हम ब्रेकआउट करेंगे। अब वो ब्रेकआउट किस तरह से करता है कि या तो वो एक कमर के पीछे से लेके ये पूरा जो एक डर्माटोमल तरीके से आता है, एक एरिया को इन्वॉल्व करता है, जरूरी नहीं कि वो पूरे जिस्म पे आए। पूरे जिस्म पे अगर पैचेस की फॉर्म में बेसिकली वो ब्लिस्टर्स निकलते हैं, आपको वेजिकल्स निकलते हैं, आपको बहुत पेनफुल होता Yes, है। very, very painful. और वो डायग्नोसिस ही आपके पेन के बेसिस पे की जाती है। सही। और फिर कुछ लोगों को जो है टांग, ये ग्रोइन से लेके टांग तक आ रहा होता है पेन, और डर्माटोमल पैटर्न में आता है तो उसमें सबसे पहले आपको पेन आ सकता है या आपको वो वेजिकल्स निकल सकते हैं। अच्छा। तो बेसिकली लोगों को पेन ज्यादा तकलीफ दे रही होती है, वो वेजिकल्स इतना तकलीफ नहीं दे रहे होते लोगों को। सही। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन है और ये पूछा है नुमान अमीन ने, और ये पूछ रहे हैं कि कोलेजन क्या होता है? कोलेजन इज बेसिकली एक इंग्रेडिएंट होता है इनसाइड द स्किन। तो कोलेजन जो है विद एज जो है ना डिक्रीज करना शुरू कर देता है। अच्छा, तो जिसकी वजह से ये सारे हमारी जो एजिंग फैक्टर्स नजर आते हैं स्किन पे, वन ऑफ द रीजंस, यस। अच्छा, तो फिर उसको कवर कैसे करें? इसका मतलब है नोमान की उम्र इतनी हो गई है। नोमान आप भले आइएगा क्लिनिक में, आपको ट्रीट करेंगे। बेसिकली इसके लिए तो सप्लीमेंटल ड्रिंक्स भी आ गए हैं आजकल, टैबलेट्स आ गए हैं बहुत अच्छे अच्छे किस्म के, जो कि मेरीन कोलेजन यूज कर रहे होते हैं, फिश से डिराइव किए हुए। और ओमेगा-3 इज अ सोर्स। ओमेगा 3 इज बेसिकली फैटी एसिड, लेकिन फैटी एसिड इज ब्रिलियंट क्योंकि वो स्किन की जो बैरियर फंक्शन है ना उसको मेंटेन करती है और उस वजह से स्किन सपल रहती है। अच्छा। तो इवन हम एटोपिक जो जिनकी जल्द हसास होती है उनमें भी हम कहते हैं कि आप फैटी एसिड्स का इंक्रीज कर दें यूज, जिसमें फिर आप या तो फूड्स के जरिए से इंक्रीज करें, लाइक गुड फैट्स इस्तेमाल करके, जिसमें एवोकाडो आ गया, वरना आप सप्लीमेंट्स के तौर पे यूज कर लें। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ये भी अच्छी बात पता चल गई। और कोलेजन का भी आपने बता दिया कि हमारी स्किन को मेंटेन रखने में उनका बड़ा रोल प्ले होता है। अच्छा, एक चीज़ और आई है यहाँ पे, सवाल एक और भी है, फहमीदा साहिबा ने पूछा है, और वो ये पूछ रही हैं कि ये जो नेल्स में अक्सर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, कोई हम बर्तन धो रहे हैं बहुत ज़्यादा, घरेलू खवातीन का मसला ये ज़्यादा होता है, हर ही जगह मिलता है हमें तो ये, लेकिन फीमेल्स उनका जिनका डिटर्जेंट का इस्तेमाल हो हाथों में, तो वहाँ हमें फंगल इन्फेक्शन नेल में बहुत ज़्यादा मिलता है। उसकी क्या वजह होती है? बेसिकली आप उसको, वही वाली बात हो गई ना कि आप फेवरेबल कंडीशन एक मिल रहा है फंगस को, और आपका अगर हाथ मुस्तकिल पानी में है, डिटर्जेंट में है, इवन के पाँव भी, यूजुअली लोग अगर बैठ के कपड़े धो रहे होते हैं तो उनके पाँव के ऊपर भी पानी लग रहा होता है, मुस्तकिल इतना ज्यादा लग रहा होता है कि उसमें फेवरेबल कंडीशन पैदा हो जाती है, उसमें फंगल इन्फेक्शन हो ही जाता है। सही। अब फंगल इन्फेक्शन आपको अगर हो गया, उसके बाद आप अगर एहतियात नहीं कर रहे तो फंगल इन्फेक्शन तो बढ़ता जाएगा, या अगर आप ट्रीटमेंट भी ले रहे हो और आप फिर भी एहतियात नहीं कर रहे हो तो वो आप ट्रीटमेंट एंड बद एहतियाती दोनों क्लैश कर जाता है, तो वो आपका बेहतर ही नहीं होता है। तो अमूमन तौर पे मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप कुछ टाइम के लिए बर्तन धोना, कपड़े धोना छोड़ दें, आप अपना हाथ को गीला रखना छोड़ दें, पाँव को गीला रखना छोड़ दें, और ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल करें, बेहतर हो जाएगा। अच्छा। लेकिन वो ये असल में वो ये ना कि हम बहुत ज्यादा जो खवातीन जो घर पे होती हैं, जो घर को लुक आफ्टर कर रही होती हैं, फिर वो नहीं पसंद करती किसी और का काम, वो खुद काम करने प्रेफर करती हैं, उसमें फिर बदएहतियाती हो जाती है कि वो पानी में हाथ बार बार डल रहा होता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा ग्लव्स इस्तेमाल करें, कुछ अरसे अपने आप को बचाएं। हाँ, ग्लव्स को भी इस्तेमाल करने का तरीका है। अगर आप सिर्फ रबर ग्लव्स पहनेंगे तो वो पानी आपके बाजू पे जाके वापस आपके हाथ के अंदर चला जाता है, तो उसमें ये कि आप अंदर पहले कॉटन का ग्लव पहने, उसके ऊपर आप रबर ग्लव पहने, तो यूं आपका हाथ ड्राई भी रहेगा और आपका
काम भी हो जाएगा। दैट्स वेरी गुड। देखिए कितना अच्छा टिप बताया, आखिर को हाउसवाइफ भी है ना इसलिए। अच्छा, सोराइसिस भी बड़ी कॉमन टर्म हमारे यहाँ यूज होती है और बहुत ज्यादा लोग इससे सफर कर रहे होते हैं। बेसिक क्या चीज होती है सोराइसिस? सोराइसिस इज बेसिकली ऑटो इम्यून एक कंडीशन है जिसके मल्टीफैक्टोरियल उसकी फैक्टर्स हो जाते हैं कि और है भी बहुत डिफरेंट किस्म की। आपको बालों में भी आ सकता है, आपको चेहरे पे भी आ सकता है, आपको बहुत ज़्यादा प्लाक, मोटे मोटे प्लाक्स भी आ सकते हैं, आपको बगलों के अंदर आ सकता है, या आपको इवन एक्सटेंसर सर्फेसिस में भी आ सकता है। और ये इसका क्लासिकल साइट है एक्सटेंसर सर्फेसिस, जैसे कि नीज हो गया, एल्बोज हो गए, नेप ऑफ द नेक हो गया एंड सेक्रम रीजन हो गया। सही। लेकिन आ तो ये बगलों में भी सकता है, उसको फिर इनवर्स सोराइसिस इनवर्सिस कहते हैं। अब आ क्यों जाता है? अब ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून फिर अगेन हम किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि किस में आ सकता है, तो विच इज व्हाई इट्स एन ऑटो इम्यून कंडीशन कि वो अगर उसमें आ गया तो इसका रीजन ये है कि वो ऑटो इम्यून है। सही। कुछ लोगों का बहुत माइल्ड किस्म का होता है, कुछ लोगों का काफी ज्यादा हद तक भी पहुंच जाता है, जिसमें फिर जिनके माइल्ड होता है उसको तो चलो आपने ट्रीटमेंट दे दिया, टॉपिकल लगाने के लिए दे दिया, उसका माइल्ड फॉर्म जो है काफी बेहतर भी हो जाता है। लेकिन जिनका ज्यादा सिवियर हो जाता है उसमें से फिर उनको मजीद कॉम्प्लिकेशंस भी हो रही होती हैं कि जो थिक प्लाक जो मोटा मोटा प्लाक बनता है जिस्म के ऊपर, सोराइसिस का जो प्लाक होता है उसमें फिर केराटिन, प्रोटीन, आयरन ये सब लॉस हो रहा होता है, जो उसकी वजह से आपको एनीमिया भी हो रहा होता है। ओके। इसकी वजह से तो फिर आपको एनीमिया का भी कवर देना पड़ता है कि उस बंदे को फिर एनीमिया ना मजीद हो जाए। तो लेकिन ये है कि जिनको फिर ज्यादा, अब आजकल तो ये भी निकले हैं कि बायोलॉजिक्स के भी ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं अब आजकल। हर कोई नहीं कर रहा है, लेकिन इट्स एन ऑप्शन, वेरी एक्सपेंसिव ऑप्शन, बट इट्स देयर। अब खासतौर पे एक मतलब लड़की, वो क्या चीज है बायोलॉजिक इज बेसिकली जो बायोलॉजिक नया ड्रग इन्होंने जो निकाला है, इन्फ्लिक्सिमैब और इस तरह से जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बेसिकली हैं। ओके। अब इनका जो है ये कैंडिडेट्स मेरे नजरों में, मैं समझती हूँ कि कैंडिडेट्स बेहतर वो हैं जिनके चेहरे पे आ गया या जिनकी लाइफ इफेक्ट हो रही है। ओके। यू नो, जिनके चेहरे पे आ गया, खासतौर पे वो मेन या वुमेन जिन लोगों को पता है कि हाँ यू नो ये चेहरे पे आ गया, मेरा वर्क नेचर ऐसा है, मेरी शादी पे इफेक्ट हो सकता है। तो बेहतर कैंडिडेट्स वो हैं, या वो लोग जिनकी लाइफ कंप्लीटली इफेक्ट हो रही है, उनका डेली काम जो उनको करना होता है, एक्टिविटीज, वो इफेक्ट हो रहा है। अच्छा अच्छा। तो इट्स एन ऑप्शन, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव ऑप्शन, लेकिन है। अच्छा, ये पाकिस्तान में भी हो रहा है? शुरू हो चुका है, पिछले साल से शुरू हो चुका है। अच्छा अच्छा। तो इसके साइड इफेक्ट्स कुछ होंगे? अभी तक तो कोई ऐसी रिसर्च भी कंप्लीट नहीं नया तो किया है, मतलब नया शुरू किया है। इसकी सारी पूरी प्रेजेंटेशंस भी इन लोगों ने मतलब जिन्होंने निकाली हैं ये ड्रग्स, उन्होंने ये प्रेजेंटेशंस भी डॉक्टर्स तक पहुंचा दिए कि अब आप अपने तरीके पे अच्छा सा इसको रिसर्च करके फिर आप देना शुरू कर दें। साइड इफेक्ट्स तो बहुत सारी चीज़ों में वैसे भी होती हैं, आपको मॉनिटर करना पड़ता है फिर। सही बात है। अच्छा, ऑटो इम्यून डिजीज में हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो टॉप ग्रेड मेरा मुझे लगता है, क्योंकि मेरे पास भी पेशेंट आते हैं, दैट इज विटिलिगो। ये बहुत ज्यादा है। इसका कुछ बताइए, क्योंकि हमारी वो बच्चियां जो बिल्कुल अभी टीनेज में होती हैं या उससे भी छोटी होती हैं और कभी एक आध निशान मुंह पे आ जाए तो फिर वो सारे खानदान में फैल जाता है। हालांकि वो होता है विटिलिगो, लेकिन उसको फिर कोड से और पता नहीं कहाँ कहाँ से रिलेट करके 4 फादर्स को चेक किया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि आगे नस्लों में भी ट्रांसफर होगा, तो इनका शादी या मैरिटल लाइफ भी बड़ी डिस्टर्ब होती है, मन रिश्ते में बड़ा मसला होता है किसी बच्चे या बच्ची को हो तो व्हाट इज विटिलिगो? ओके, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, बिफोर टेलिंग द डेफिनेशन ऑफ विटिलिगो, मैं ये बताना चाहूंगी लोगों को कि विटिलिगो मछली के ऊपर दूध पीने से नहीं होता, गुड़ खाने से नहीं होता। ये इट्स नथिंग टू डू विद मछली एंड दूध। हाँ। क्योंकि हर कोई आके फिर अपनी तरीके से बोलता है वो हमने ना 2 हफ्ते पहले मछली खाई थी, उसके बाद दूध पी थी, या मेरी बच्ची ने मछली खा के दूध पिया था। ये एक मिसकॉन्सेप्ट है एंड इट्स बेटर लोगों को ये बात पता चल जाए, बिकॉज फिर उस लिहाज से ना लोग मछली भी नहीं खाते ना दूध पीते हैं, और दोनों बेहतरीन चीजों से महरूम हो जाते हैं। बिल्कुल। सो बेसिकली विटिलिगो अगेन ऑटो इम्यून कंडीशन है। कभी कभार ऐसा होता है कि सेल खुद ही अपने जो हमारी बॉडी पूरी सेल से बनी हुई है, राइट? बिल्कुल। तो सेल जो है खुद ही अपना जो पिगमेंट है उसको खाना शुरू कर देता है, या कभी कभार न्यूरॉन्स की भी वजह से जहाँ पर नर्व एंडिंग्स होती हैं वहां पर पिगमेंट का लॉस होने शुरू हो जाता है, या कभी कभार मिसलेनियस तरीके से भी हो रहा होता है। लेकिन ये है कि इसमें जो ना इसका इलाज का ये जरिया होता है कि एक तो आप जो हो गया है उसको आप
रोकने की कोशिश करो बाय गिविंग ट्रीटमेंट्स जो कि इम्यूनिटी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, इम्यूनोसप्रेसेंट्स देके, लाइक स्टेरॉइड्स हो गया या एक्जिमस हो गया, टैक्रोलिमस। और दूसरा कि आप उसको सनब्लॉक दें ताकि वो मजीद कवर ना, मजीद भरे ना। सनब्लॉक दें तो वो धूप से थोड़ा सा बचा रहेगा। बिल्कुल। और आप इनको ओरल भी आप इनको इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे सकते हैं ताकि वो मजीद ना हो। अच्छा, ये भी एक है कि अच्छा ये है टोटली ये डिसअपियर होता है, क्योंकि अक्सर डॉक्टर्स के पास तो जाएं तो ये कह देते हैं कि विटिलिगो है, मतलब ये डिसअपियर नहीं हो सकता। नहीं, देखिए दोनों सूरत हाल है, बेहतर भी हो जाता है, कुछ लोगों का बेहतर हो जाता है कम्प्लीटली। ऐसी भी पेशेंट थी जिनके मेरे पास जिनके फेस पे था और फेस उनका पूरा कवर हो गया, उनका कलर पूरा रिट्रीव हो गया, उनके सिर्फ बाकी हिस्सों में, बॉडी के बाकी हिस्सों में थोड़ा सा रह गया, सही, जो कि अब रेजिस्टेंट है, अब नहीं जा रहा। अच्छा, तो ऐसा भी होता है। कुछ लोगों का होता है कि उनका अगर हो गया तो अब इसके बाद वो बेहतर होने का नाम नहीं ले रहा। कुछ लोगों का वाकई, मेरे ससुराल में भी 2 बच्चियां हैं जिनको था, तो उनकी अम्मा मेरे पास लेकर आई थी, तो एक का तो काफी हद तक बेहतर हो गया, दूसरी का थोड़ा सा रेजिस्टेंट है। तो विटिलिगो का अपना एक दिमाग है, अपनी एक मर्जी, हालांकि उन दोनों बच्चियों को सेम ट्रीटमेंट में दे रही थी। बताइए, लेकिन वो ये एक पे ज्यादा अच्छा सा काम कर गया, एक पे अच्छा नहीं ऐसा कर रहा। होता है कि कुछ अर्से ट्रीटमेंट हुआ, सब कुछ ठीक हो गया, इसके बाद रिवर्ट होके आता है? हो भी सकता है, बिकॉज सिंस इट इज ऑटो इम्यून, तो जहां पर भी आपका इम्यून सिस्टम फौरन से ज्यादा हाइपर एक्टिव होना शुरू हो जाएगा तो वो कुछ ना कुछ ट्रिगर रिवर्ट हो सकता है, बिल्कुल। ट्रिगर कर सकता है। अच्छा, ये भी बताइएगा इसके साथ साथ कि आप या क्या इसको हम कोड से कनेक्ट तो नहीं कर सकते? दैट इज जजाम जो लेप्रोसी एग्जैक्टली। अच्छा देखिए, अच्छा वेरी गुड क्वेश्चन। हम लोग को सिखाया जाता था जब हम लोग पढ़ रहे होते थे ना कि आपको डिफरेंशिएट करने में एक वुड्स लैम्प कहलाता है ना, जो ब्लैक लाइट यूवी लाइट होती है, तो उसके जरिए से आप थोड़ा सा आपको महसूस हो जाता है आपको, लेकिन यू नीड टू ट्रेन योर आईज एज वेल। विटिलिगो का खास तौर पे एक डिस्टिंक्ट कलर आता है, और अगर वो डिस्टिंक्ट कलर नहीं आ रहा है तो आपके दिमाग में आप लेप्रेसी का भी बिठा सकते हो, लेकिन फिर लेप्रेसी के बहुत सारे डिफरेंट हिस्ट्री में आप ऐसे सवाल जवाब पूछ सकते हो कि था कब से आया हुआ है, भर तो नहीं रहा है, और कितना बड़ा साइज, जब से आया इतना बड़ा साइज है, इसमें आपको सेंसेशन महसूस हो रही है या नहीं हो रही है। तो इन बेसिस पे ना आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। फिर अगर आपको इतना ज़्यादा लग रहा है कि नहीं ये तो शायद हो सकता है लेप्रेसी हो, तो फिर आप उसको लेप्रेसी की तरफ थोड़ा सा ट्रीट करना शुरू कर दें। ये कि अगर आपको महसूस तो हो ही जाता है ट्रीटमेंट के हवाले से कि ये लेप्रेसी था या ये विटिलिगो था। मोस्टली केसेस क्या होते हैं, विटिलिगो के होते हैं या लेप्रेसी के होते हैं? विटिलिगो के मोस्टली होते हैं, लेकिन लेप्रेसी के अनडायग्नोज चले जाते हैं कभी, है ना? मतलब मेरे इसमें अभी तक मैंने लेप्रेसी के शायद 2 या 3 केसेस देखे थे, वो भी मेरी गवर्नमेंट जॉब में। मेरे अपने क्लिनिक पे अभी तक कोई लेप्रेसी का नहीं आया है। ओके। तो लेकिन ये कि लेप्रेसी इज समथिंग जो कि अक्सर जो है ना काफी, लेप्रेसी इज आल्सो ऑटो इम्यून? लेप्रेसी इज बेसिकली या ट्रांसमिटेड डिजीज है? नहीं, ट्रांसमिटेड तो नहीं एक है, लेकिन ऑटोइम्यून नहीं है। अच्छा, ऑटोइम्यून नहीं है। चलिए, उसके अपने एक रीजन है, वो भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन यहाँ हम बात कर लें थोड़ी सी वार्ड्स की। मेरे पास एक और क्वेश्चन आया है, और वो साहब ये पूछ रहे हैं, उन्होंने नाम नहीं लिखा इसलिए मैं साहब ही कहूँगी या साहिबा हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि वार्ड्स अक्सर हमें नज़र आते हैं डिफरेंट जगहों पे, स्पेशली जो है वो एनल रीजन पे भी हमें वार्ड्स मिलते हैं। तो ये वार्ड्स होते क्यों हैं, मस्से क्यों लटकते हैं? वार्ड्स बेसिकली इज बिकॉज ऑफ अ वायरस, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है, HPV। और ये कहीं पे भी आ सकता है। एंड इसकी जो अगर जैसे कि कांटेक्ट मेरा हुआ है आज, तो जरूरी नहीं है कि मुझे कल निकलेगा, हो सकता है कि मुझे 10 साल बाद निकले। अच्छा, इतनी बड़ी इसकी हो सकती है, जो एक पीरियड होता है जिसमें अच्छा सर्वाइवल इसका जो बैठे रहेगा। ओके, इट्स पॉसिबल कि मुझे 10 साल बाद निकले। दूसरा, अगर आपको स्किन आपकी ब्रोकन हुई है और वहाँ पे आपका कांटेक्ट हो गया विद समवन जिसको वॉट हुआ था, तो उसको तो डेफिनेटली फिर वायरस इनोक्यूलेट कर जाता है, ठीक है। दूसरी बात, और वायरसेस ख़ास तौर पे ऐसी तरीके से, जो आपने अभी कहा कि एनल वार्ड्स, वो काफ़ी हद तक एक जहाँ वायरस लगेगा बेसिकली, अच्छा, मतलब जहाँ उसका कांटेक्ट हो जाएगा वो फिर फैलता चला जाएगा, या जहाँ उसको शक्ल मिली फेवरेबल वो वहीं पे अपना नमूदार हो जाता है। बिल्कुल। और फिर ये कि एक दफ़ा हो गया तो उसको
कॉटरी करनी पड़ती है, ये बहुत सारे अलग किस्म के होते हैं। बर्न बेसिकली आप कर लो उसको, केमिकल बर्न कर लो या आप इलेक्ट्रिक बर्न कर लो उसको, या आप इसको फ्रीज करके उतरवा दो, लेकिन रिकर करते रहते हैं ये। अच्छा, एक वो टेक्निक है ना, घोड़े का बाल बांध दिया जाता है। आई डोंट नो अबाउट दैट। घोड़े का बाल मैंने सुना बहुत है, लेकिन मतलब एक्सपीरियंस मैंने भी सुना है। अक्सर पेशेंट अल्लाह जी घोड़े का बाल बांधा, लेकिन ये तो गिर ही नहीं रहा। अरे भाई इन्फेक्शन हो जाएगा, गिरेगा भी तो भी वो जख्म तो छोड़ेगा, इन्फ्लेम करेगा। लेकिन भाई वो सुनते हैं तो हमने, वैसे सबसे बड़ी बात तो सवाल ये है, घोड़ा बाल तोड़ने कैसे देता है? लात नहीं लगा, कभी नहीं सोचा। लात नहीं लगाता वो, कभी नहीं सोचा। वो तो टांग मारता होगा उल्टा करके। ये बड़ा डेंजरस है, पता है। चले, ये तो बड़ा एक मिस्ट्री है कि जिन्होंने भी ये काम किया हुआ है घोड़े के साथ, तो फिर बहुत बड़ा दिल है उनका। बड़ी हिम्मत है भाई, ये घोड़े से भी मजाक कर लेते हैं लोग। हाँ, तो लिसन, यहाँ बातें हो रही हैं और मैडम माशाल्लाह जो है ना वो बहुत ज्यादा हंसमुख और अच्छी नेचर की हैं। वो इतने हंसते मुस्कुराते सारी चीजें बता रही हैं कि हमें तो लग ही नहीं रहा कि डर्मेटाइटिस के इश्यूज या डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड जो है इश्यूज इतने सीरियस होते हैं और हमें इतना परेशान होना चाहिए। और हकीकत में जो चीज़ अल्लाह की तरफ से आपको हुई है उस पर कनात कीजिए, अल्लाह का शुक्र कीजिए कि अल्लाह ताला ने सिर्फ इसी से आपको गुजार दिया। हो सकता है इससे बड़ी कोई चीज़ होती, और इससे बड़ी बड़ी भी चीज़ें हैं। प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू है, अभी हमारे पास 1 घंटा मौजूद है और हम बहुत बड़े बड़े इशूज़ पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हम मैडम की पसंद का एक सॉन्ग भी प्ले करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमें मैसेज कर सकते हैं 101 के स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, अपना नाम लिखिए और इसे भेज दीजिए 4471 पर। मैडम, आपके सॉन्ग में अभी मेरे पास 2 मिनट हैं, तो मुझे आप जल्दी जल्दी से ज़रा ये बताइए कि ये जो सनबर्न क्यों होता है, बस 2 मिनट में मुझे बताइए। अच्छा, सनबर्न जो है ना, हम बेसिकली क्लासिफिकेशन करते हैं स्किन के टाइप्स पे, जिसमें 6 टाइप्स आ जाती हैं, रेंजिंग फ्रॉम एक्सट्रीमली वाइट टू एक्सट्रीमली डार्क। तो सनबर्न जो है ना फर्स्ट 2 टाइप्स में बहुत कॉमन होता है कि वो 2 टाइप्स पे इट इज मोर प्लॉजिबल कि उन दोनों को सनबर्न होगा, बाकियों को सन टैन होता है। अच्छा, क्योंकि सनबर्न उनमें होगा जिसमें मेलेनिन नहीं है, पिगमेंट नहीं है। तो टाइप 1 टाइप 2 में ज्यादातर सनबर्न के चांसेस होते हैं धूप में, अगर वो ज्यादा देर रह गए। वरना जो टाइप 3 ऑनवर्ड्स टाइप 6 तक हैं तो उनमें ज्यादातर सन टैन हो रहा होता है, जिसमें पिगमेंटेशन डार्क हो जाती है और कुछ दिनों बाद वो खुद ही डिसअपियर होती है या कुछ। अगर आप सनब्लॉक लगाते रहोगे तो फिर वो बेहतर भी हो जाएगा, वरना अगर आप सनब्लॉक भी नहीं लगाओगे और आप धूप में भी रह रहे हो और आप सनटैन भी हो रहे हो तो फिर तो बस पिगमेंटेशन डार्क होती चली जाती है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास आया है फौजिया का, और वो ये पूछ रही है कि इनके हाथों पर, क्योंकि वो ड्राइव करती हैं तो बहुत ज्यादा ये इतने पोर्शंस जो होते हैं वो काले हो जाते हैं, ज़रा मुस्तकिल सन टैनिंग हो रही होती है, तो इसके लिए कोई इमीडिएट सन ब्लॉक। अब देखो फौजिया, इस पे तो हम फीस लेंगे इमीडिएट, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। सनटैन ना इट टेक्स एटलीस्ट 3 months टू फेड अवे, जो मैंने एक्सपीरियंस में अपने देखा है। ठीक है ना, अगर आप मतलब हाँ, यू नीड टू अवॉइड द रिस्क फैक्टर्स जो जैसे कि सन एक्सपोजर। दूसरा, जो ड्राइव करती है ना फीमेल्स, आई वुड सजेस्ट कि वो ग्लव्स पहन के किया करें, या व्हाइट या बेज, नॉट ब्लैक। क्योंकि ब्लैक तो सन वैसे भी अब्सॉर्ब कर लेता है, तो वो और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप व्हाइट पहन लें या बेज पहन लें ग्लव्स, ताकि आपके हाथ प्रोटेक्टेड रहें फ्रॉम द सन। बस, तो ये इमीडिएट हल यही है बेटा, ये कर लो। बाकी और कुछ सन ब्लॉक लगाती रहे, और अगर फिर कोई पक्का वाला हल चाहिए तो फिर क्लिनिक पे आए, भाई इतनी जल्दी नहीं होगा। आज केमिकल पील या पीआरपी करवा लें। पीआरपी तो अभी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अभी तो उससे मैं आ रही हूँ। ब्रेक के बाद भी है हमारा 12 बजे का टाइम चेक, और टाइम चेक के बाद हम आपसे मिलेंगे, कहीं मत जाएगा। लेकिन इस वक्त हम मैडम की बहुत ही जबरदस्त फरमाइश थी इस सॉन्ग की, और हम वो सुन रहे हैं, बूम बूम। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। Can you feel this force, this sweet design? How our minds are together, how we're so aligned. Felt the hush in the world, only sound I heard was the way you made my heart go boom boom. Can you feel this force that sets us free? Like a light from the stars in a binary. You're the voice in the sky.
दोपहर के 12 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म अपने श्रीलंका के हम मनसब महिंदा राजापाक्से की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कोलंबो रवाना हो गए हैं। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में This is FM 101. बाहर ना निकलें। अगर किसी जरूरी काम के लिए घर से निकलना पड़े तो अपने इर्द गिर्द की गैर जरूरी चीज आपकी जिम्मेदारी। ये पैगाम आपकी खिदमत में एसपीओ और एनसीए की जानिब से पेश किया गया है। पाकिस्तान, एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान, आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101। आप लोग सुन रहे हैं FM 101। वेलकम बैक लिसनर्स। प्रोग्राम है स्वीट होम शो। मैं हूं डॉक्टर सायरा बानो। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिबा सलीम कश्मीरी साहिबा और हम बात कर रहे हैं डर्मेटोलॉजी पे, स्किन पे और जिल्द से रिलेटेड अमराज और उन पर। और सबसे ज़्यादा जो अब मुझे पुशअप आ रहा है कि भाई खुदा के लिए सबको छोड़ के ये बताओ कि जो ये रिंकल्स हो जाते हैं, ये फेस पे जो जॉस पे जो लाफिंग लाइंस हो जाती हैं और बहुत जल्दी हम लोग जो है एजिंग की तरफ जाने लगते हैं। ख़वातीन जो कि बिल्कुल नहीं चाहती कि 20 साल से ऊपर जाएं। ये और बात है कि जैसे जैसे बच्चे होते हैं या फिर एज होती है तो फिर एजिंग फैक्टर नुमाया होता है। किसी का बहुत जल्दी होता है, कोई मेरी तरह बड़ा यंग लगता है। इस पर हमने गौर नहीं किया कभी, लेकिन वजह ये है कि अल्लाह ताला की ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। अपनी एज को एज के साथ एंजॉय कीजिए। अगर एजिंग की चीज़ें आप एंजॉय करते हैं तो ये भी बड़ा एक ब्यूटी है औरत की, मर्द की, कि आप अपनी एज के साथ चल रहे हो। तो अब हर कोई मेरी तरह नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहिबा और मैं पूछूंगी इनसे कि ये रिंकल्स इतनी जल्दी और स्पेशली ख़वातीन हमारी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं, क्यों? अच्छा, इसका बहुत ही एक ऑब्वियस सा आंसर है कि खवातीन, एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ सनब्लॉक और दूसरा कि खवातीन हमारे यहाँ किचन्स के अंदर जो है बस स्लेव अवे कर रही होती हैं हर वक्त चूल्हे के आगे खड़े होके। एंड मोस्ट ऑफ द खवातीन जो है इवन सनब्लॉक भी नहीं लगाती हैं। तो आपने ना सनब्लॉक लगा रही हैं, ना आप मॉइस्चराइजर, आप अपनी स्किन का ख्याल नहीं रख रही हैं और आप चूल्हे के आगे काम की जा रही है। जो इवन जो हीट निकल रही होती है एक चूल्हे की, वो भी आपकी स्किन को एज कर रही होती है। सही। मैं एक बताना चाहूंगी अपनी मदर इन लॉ के बारे में। मैं जब से शादी करके उनके पास आई हूँ, मैंने हमेशा देखा है वो जाके वजू करती हैं, उसके फौरन बाद अपना सनब्लॉक और अपना मॉइस्चराइजर लगाती हैं। वो किचन के अंदर पूरा दिन रहती हैं, लेकिन उनकी माशाल्लाह से स्किन ऐसी है, मैंने जैसे उनको 11 इयर्स पहले देखा था वो वैसी की वैसी उनकी स्किन माशाल्लाह से उतनी ही अच्छी एंड फर्म जो है अभी तक। मतलब हालांकि उनकी एज है लेकिन शी लुक्स 10 इयर्स यंगर देन। भाई आंटी आपकी तो इनडायरेक्टली तारीफ हो गई, हमारी तरफ से भी आपको मुबारक इतनी अच्छी स्किन रखने पे। तो इसका इन शॉर्ट आंसर यही है कि अपनी स्किन को मॉइस्ट रखें, प्लस पानी ज्यादा पिएं। पानी ज्यादा पिए, मॉइस्चराइज करें, सनब्लॉक लगाएं, क्योंकि हमारी स्किन का जो सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना वो धूप है। मतलब नादान दुश्मन है, तो फायदेमंद भी कि विटामिन डी देता है। ओवर एक्सपोजर तो हर चीज का बुरा है ना। बिल्कुल। लोग बीच पे जाते हैं और सनब्लॉक नहीं लगाते हैं। मोस्टली लोग क्यों नहीं लगाते हैं, वो पूरा व्हाइट हो जाता है। तो दैट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू। तो आप लगा कर जाओ। तो ये फिर 2 दिन तक नजर नहीं आ रहा होता है चेहरा, अंधेरे में बड़े मसले होते हैं, ढूंढना पड़ता है। तो ये भी ज़रूरी है। देखिए प्रोटेक्शन तो अल्लाह ताला ने हमें सारी चीज़ें बता दी, एक दिमाग दिया है, अपनी चीज़ों का ख्याल तो आपने ही रखना है ना। चीज़ें तो अल्लाह ताला ने सबको बेहतरीन से बेहतरीन दी हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। बस इसकी प्रोटेक्शन हमें करनी है। अच्छा, एक होते हैं बर्थ मार्क्स। बर्थ मार्क्स बहुत ज़्यादा नुमाया हो रहे होते हैं, वो क्या होते हैं? बर्थ मार्क्स बेसिकली इन द कोर्स ऑफ द जो बेबी जो फॉर्म हो रहा होता है उस कोर्स के दौरान कभी कभार कुछ रोग
मेलानोसोम्स जो हैं चले जाते हैं, मेलानोसाइट्स चले जाते हैं, वो जाके ना एक जमघट्टा बना लेते हैं। तो वहां पर वो जो है एज अ फॉर्म ऑफ अ बर्थ मार्क निकल आता है। अब ये कि बर्थ मार्क छोटे होते हैं तो मतलब कोई मैटर नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा दिखता भी है लोगों को। जैसे मेरे क्लिनिक पे अभी परसों एक साहब आए थे तो उनके हाथ में इतना बड़ा बर्थ मार्क था ब्लैक कलर का कि वो लिटरली मतलब अपनी तवज्जो जा रही थी उस पर इस तरह। अब ये सोचें हाथ पे आप कह रही हैं, हमने तो बच्चे भी देखे हैं जिनकी इतने से लेके यहाँ तक पूरा ट्रंक इन्वॉल्व हुआ हुआ है। जी। उसका नाम ही बेसिंग ट्रंक निवस है। क्यों? और फिर इतना थिक होता है, डार्क ब्लैक होता है, कुछ में से तो इवन बाल भी निकल रहे होते हाँ हैं। जी, ये भी एक तो ये कि हाँ वो ये अल्लाह की शान कौन सी चीज किस तरह से क्यों उन्होंने बनाई है, अभी तक तो हमें There is no reason. This is also obviously it's preordained, लेकिन ये है कि वो ये खत्म करने के लिए भी लेजर भी अब इजाद कर दिए गए हैं कि लेजर से काफी हद तक, लेकिन नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। हाँ, ये बात तो है। लेकिन ये कि बस नोबडी नोस कि एग्जैक्टली क्यों अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों बनाया, लेकिन कोई ना कोई तो वजह होगी इसमें भी। बिल्कुल सही। अच्छा, एक मोल्स, ये भी एक बड़ा मसला है कि मोल्स होते हैं लोगों के चेहरों पे, और वो कोई लोग तो शनाख्ती कार्ड में बड़ा आसान हो जाता है मोल का लिखवाना कि इधर मोल उधर मोल, लेकिन जब ये मोल्स रेड कलर में कन्वर्ट होते हैं या बॉडी पर हमें, ये एज के साथ मैंने देखा है, ओल्ड एज में जाके मेरी ये खाला थी उनके मैंने देखा कि जब वो रेड कलर के डॉट्स बहुत ज्यादा, वो कहलाते हैं चेरी एंजियोमास। चेरी एंजियोमा इज पेनलेस एंड बिनाइन, कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ आ जाता है कैपिलरी फॉर्मेशन की वजह से, उसमें कोई इशू एज सच नहीं होता। मुझे इनफैक्ट चेहरे पे एक निकला हुआ है, बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल हल्का सा है, लेकिन ये कि निकला हुआ है, नया निकला है। हाँ चले, तो इसके लिए बेफिक्र हो जाएं और इसे खुरेचे ना, इसे तोड़े ना, इसमें कोई लगाए ना, ये एक बिनाइन चीजें। चाहो तो कॉटरी करवा सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल बर्न के जरिए से, लेकिन इट्स बिनाइन, कुछ करता ही नहीं है। अगर जिस्म पे तो फिर कोई जरूरत ही नहीं नाम दे है। दें। हाँ, बल्कि ये आपको काम आएगा, आपकी शनाख्ती कार्ड की अलामती तौर पे भी काम आएगा बहुत ज्यादा। अच्छा, एक बहुत बड़ी चीज़, बहुत ज़्यादा जो फिक्रमंदी वाली चीज़ है, दैट इज़ ओबेसिटी। हमारे यहाँ वज़न बहुत ज़्यादा है, जिसके बेशुमार रीज़न्स हैं। डायबिटीज भी वन ऑफ द रीज़न, इसके अलावा फैमिली टेंडेंसी है, फिर माशाल्लाह जंक फूड का इतना कॉमन रिवाज, हम भर भर के खाना खाते हैं और शादियों में जाके तो हम भूल जाते हैं कि पेट हमारा है, खाना किसी और का है लेकिन पेट हमारा है। तो जब हम ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं, फिर आके हम सो रहे होते हैं, बड़ी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल हमने लिए हुए हैं, तो उस सूरत में हमें मोटापा बहुत नज़र आता है। ये मोटापा और तो बहुत सारी चीज़ें, फिर हम जाते हैं स्लिम होने। जैसे अभी आपके सामने भी एक पेशेंट आके कह रहा है मेरा पेट अंदर करें, तो वो एक फिर पहले पेट निकाला क्यों भाई, आपने इतना क्यों खाया? तो ये एक वजह है। अच्छा, ये लाइपोसक्शन आप लोगों ने भी एक बड़ा काम किया और उस पर भी बहुत पैसा लोगों का लगता है। लाइपोसक्शन आप नहीं करती, लेकिन फिलहाल नहीं करती, इन फ्यूचर देखा आ गए ना आप भी इस लाइन में। ये बताइए लाइपोसक्शन कैसे होता है और कितना सेफ है ये? Okay, it also depends on who is doing it. It is quite safe and ये कि वो फैट को पूरा सक करके बाहर निकाल देता होता है, और मज़े की बात ये है कि आप उस फैट को इवन यूज़ कर सकते हो टू ऑगमेंट अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, टू और इवन अंडर आइज जो आपका टीयर ट्रफ बन जाता है वहाँ भी आप डाल सकते हो, या चीक्स में डाल सकते हो। मतलब ये अब नया चीज़ें जो अब इजाद हुई हैं। लाइपोसक्शन तो काफ़ी पुराना है, लेकिन अब उसको एज अ फॉर्म ऑफ फैट निकालो और फिर उसको वापस ग्राफ्ट कर दो, तो ये भी शुरू हो चुका है। कितने अरसे तक फ्रीज करके ग्राफ्ट कर सकते हैं? ये नहीं, उसी वक्त निकलता है और आपको सेशंस लगते हैं। हाँ। मेरे ख्याल में कोई, अच्छा, मैं तो समझे लेके फ्रिज में रखवा दो, फिर जब दिल चाहे हाँ सॉलिडिफाई हो जाएगा। लेकिन ये है कि और कुछ अरसे में ये भी आ जाएगा। हाँ हो सकता है, लेकिन ये कि 3 से 4 सिटिंग्स मेरे ख्याल में लगती हैं, उसके बाद वो परमानेंट हो जाता है। अच्छा, गुड। तो फिर वो कोई नुकसान तो नहीं करता? उधर वाला अपना फैट है। हाँ, इट्स सिमिलरली तो अच्छा फैट तो ना हुआ ना जिसने पेट बाहर निकाल दिया? आपका अपना फैट है, तो इट्स
कोई वो भी नहीं होगा जैसे हाँ, कि ये फॉरेन कि बॉडी foreign आपकी body बॉडी में आ से जाता है, safe हुआ तो है कभी ना। कभार फॉरेन बॉडी से आपकी बॉडी अपना होता है, मारता भी है तो छांव में बिठा के मारता है। तो वो जो है आपका अपना चीज है, आपकी अपनी चीज आपको अटैक ही नहीं करेगी। अच्छा। तो ये लाइपोसक्शन कितना सेफ है? जो लाइपोसक्शन कराते हैं लोग, पेट अंदर करवाते हैं, तो मैंने देखा है उसके बाद उनके कॉम्प्लिकेशंस कुछ ना कुछ चल ही रहे होते हैं, ऐसा क्यों नहीं? लाइपोसक्शन रिलेटिवली सेफ है, इट्स क्वाइट सेफ। इन अच्छा। फैक्ट लाइपोसक्शन भी कितने केजी तक का वजन कम हो जाता होगा लाइपोसक्शन से? नहीं मतलब एक कोई रिमार्केबल चेंज आता है? डिपेंड कि आप कितना निकलवा रहे हैं उस अच्छा। वक्त। लेकिन जो कर रहा होता है ना, ये उसके प्लान के मुताबिक डिपेंड करता है कि वो कितना उस वक्त प्लान करता है चलिए, कि मैं इतना निकालूंगा सारी या बातें नहीं। मैं सर्जिकल की तरफ चली गई है। आप हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और आपसे तो हमें बात करनी चाहिए जो इमीडिएट आप लोग जो क्लिनिकल साइड पे दिखते हैं, और ओबेसिटी के अलावा जो आप फेस लाइन पे चले हम वापस आते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल। ये PRP हो रहा है या जो है पीलिंग हो रही है, ये तरह एक पूरा डिटेल बताइए हमें कि किस तरह शुरू करते हैं। मैं समझे आपकी क्लिनिक पे आई और मुझे अपने फेस पे जो है ये लाइंस ख़त्म करवानी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा सबसे पहले? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि मैं ऐसा करती हूँ, मेरे पास पेशेंट आता है ना, तो पेशेंट बोलता है मैं आपके सामने बैठी हूँ, बताएं आप क्या करना चाहेंगी। तो मैं हमेशा बोलती हूँ मैं कुछ नहीं करना चाहूंगी, आप मुझे बताएं आपको बॉदर क्या कर रही है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि मैं आपको देख रही हूँ, शायद मुझे ऐसी 5 चीजें नजर आ रही हैं जो आपको महसूस ही नहीं हो रही हैं। सही। तो वो आपको कॉन्शियस करने वाली बात हो जाएगी। अगर मैं आपको बताऊंगी कि भाई मैं ये भी करना चाहूंगी, मैं वो भी करना चाहूंगी, तो आप कॉन्शियस हो जाएंगी। तो पेशेंट को कंफर्टेबल मैं ऐसे कर लेती हूँ कि आप मुझे बताएं, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा आपकी स्किन के ऊपर, आप बताएं आपको बॉदर क्या कर रहा है। तो इस कभी बार ऐसा होता है वो जो 5 चीजें मुझे नजर आ रही हैं वो उनको बॉदर ही नहीं कर रही होती हैं, उनको एक छठी चीज निकाल के मुझे बताती हैं कि मुझे ये चीज बॉदर कर रही है। अच्छा। तो ये जो आपने बात बोली ना, मैं आई हूँ आपके क्लिनिक में, बताए मेरी लाइन्स का क्या करेंगी। मैं हमेशा पहले वेट करती हूँ पेशेंट बताए। अब कुछ लाइन्स ऐसी होती हैं जो कि जब हम लोग फेशियल एक्सप्रेशंस कर रहे होते हैं ना, उस वक्त ज्यादा नुमाया होती हैं, माथे पे या मुस्कुराते हुए या चिन डिम्पल जो खिला दिया या गुस्से में अगर यहाँ पर बिल्कुल आईब्रोज के बीच में, तो जो हिलते हुए नुमाया हो रही है उसके लिए तो मैं PRP के बेहतर बोटॉक्स उनको एडवाइस करती हूँ। वन ऑफ द थिंग। हाँ, क्योंकि बोटॉक्स जो पैरालाइज कर देती है मसल को, तो वो आपका एक तो 2 तरीके से काम कर रही होती है बोटॉक्स की। एक तो जो उस वक्त आपके दिख रहे हैं सही, उनको भी बेहतर करेगा, और क्योंकि वो मूवमेंट इतनी डिक्रीज कर देता है मसल की, तो वो इवन हिंडर करता है न्यू ऑनसेट ऑफ रिंकल्स को, या मजीद डीपनिंग ऑफ रिंकल्स को भी प्रिवेंट कर देता है। तो जो लाइंस की आपने बात की उनके लिए मैं यूं कर रही होती हूँ। अच्छा। दूसरी लाइंस जो आप कह रही हैं, लाफ लाइंस हो गए या मैरिनेट जो होंठ नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं, उनके लिए जो है मोस्टली या इवन टीयर ट्रफ अगर ज्यादा डीप होता है आईज के नीचे, तो उसमें फिलर काम कर रहा होता है। फिलर भी काफी सारे लोग जो है बहुत डर जाते हैं फिलर से, लेकिन ये फिर उसमें काउंसलिंग में आ जाता है कि आप पेशेंट को किस तरह से काउंसिल करते हो, सेफ्टी के हवाले से, प्रोसीजर के हवाले से, क्योंकि आजकल तो नीडल्स का भी फियर बहुत होता है लोगों को। सही। ये 2 चीजें हो गई। PRP की जहां आपने बात की है, PRP बेहतरीन है ओवरऑल स्किन केयर, स्किन के इश्यूज के लिए। सन टैन हटाता है PRP फाइन लाइंस को भी डिसअपियर करवाने में मदद करता है, बिकॉज PRP जाके बेसमेंट मेम्ब्रेन जो स्किन की जो बिल्कुल बेसिक लेवल है उधर जाके उनको बोलती है कि भाई अपनी स्किन को अच्छी टगरी और अच्छी स्ट्रांग बनाओ। तो वहां से जब नया स्किन निकलना शुरू होती है, स्किन काफी अच्छी हद तक निकल रही होती है, इवन टोन हो जाती है स्किन की, टैन को भी रिड कर लेता है, फाइन लाइंस खत्म हो जाती हैं, फर्म एंड प्लम्प कर देती है स्किन को, पिगमेंटेशन को भी हेल्प करता है। सबसे बेहतर वाली चीज कि एक्टिव एक्नी एंड एक्नी के वजह से जो रेड मार्क्स रह जाते हैं, इन दोनों चीजों को भी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करती है। अच्छा। PRP करते किस तरह से, आपने शुरू में जो बात बोली, ये स्टेप 1 से आप करते किस तरह से, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक इनफैक्ट कॉमिक बनाया हुआ है कि पेशेंट आके बोलता है PRP अगर करवाएंगे तो पहला स्टेप क्या है, तो मैं बोलती हूँ वेट आई हैव टू ड्रॉ योर ब्लड। मैं बकायदा ब्लड ड्रॉ करके मैंने दिखाया हुआ, रेड कलर का एक ड्रॉप बना हुआ। तो ये कॉमिक मैंने अपने इसमें डाला हुआ है कि ह्यूमर भी जरूरी होता है, बहुत जरूरी है। लाइटर मोड पे जितनी चीज जाती है ना, मैसेज भी प्रॉपर कन्वे होता है। हाँ। और पेशेंट रिलैक्स रहता है, वो पहले ही परेशान आ रहा होता है। बिल्कुल। अब क्योंकि मोस्ट पीपल हैव अ फियर ऑफ नीडल्स का बहुत ज्यादा लोगों को होता है डर। तो ये कि सबसे पहले जब वो पेशेंट आता है, मैं पूछ लेती हूँ आपने नाश्ता वाश्ता अच्छे से किया है, पानी पिया है, फिर उनका ब्लड ड्रॉ किया जाता है। मैं खुद करती हूँ यूजुअली, अगर मैं नहीं होती तो फिर मेरी स्टाफ कर लेती है। उसको स्पिन करते हैं हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में, और जो प्लाज्मा अलग हो जाता है उसका, हम उसको एक्सट्रैक्ट करके वापस इंजेक्ट कर रहे होते हैं। ये जिसको डर लग रहा होता है इंजेक्शंस
इतने मल्टीपल इंजेक्शन से फिर उनका माइक्रो नीडलिंग के जरिए उनके स्किन के अंदर वापस हम डाल रहे होते हैं। ये हो गया PRP का। केमिकल पील मेरी बहुत फेवरेट प्रोसीजर है करने के लिए, बिकॉज बहुत ही कम ड्यूरेशन में, बहुत ही कम प्रोसीजर टाइम में आपका बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। डिफरेंट किस्म होते हैं केमिकल पील्स के। आपको बेसिकली क्लिनिक के अंदर ये करना होता है कि आप स्किन को डिग्रीज करते हैं, फैट हटाते हैं, जो एक फैटी लेयर पड़ा होता है ना, ऑयल का, पोल्यूशन का, पूरा जो एक ऑयली सीबम पड़ी हुई है उसको साफ करके बिल्कुल ड्राई स्क्वीकी क्लीन करके फिर हम केमिकल पील का एक लेयर लगाते हैं, और न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है तो न्यूट्रलाइज करते हैं, नहीं की जरूरत है तो वैसे ही उसको कितने दिन में होता है ये प्रोसीजर? फॉर ही टाइम ऑन द स्पॉट? इट टेक्स 15 मिनट्स। हाँ, लेकिन उसको ना पीलिंग में तो टाइम लगता है। नहीं, मैं आपको उससे पहले भी बता रही हूँ कि आपको स्किन को पहले प्रिपेयर भी करना होता है, क्योंकि पाकिस्तानी स्किन इज प्रोन टू डेवलपिंग पिगमेंटेशन। तो मैं तो यूजुअली, कुछ पील्स ऐसी होती है आपने उसी वक्त कर लिया, नॉट एन इशू। कुछ पील्स जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेप्थ की होती हैं, आप 2 हफ्ते के लिए मैं तो प्रिपेयर करवाती हूँ स्किन को। अब आपने कहा कि कितना टाइम में आपकी स्किन पील ऑफ करके अच्छी हो जाती है, डिपेंड करता है आपने पील कौन सा यूज किया है। अच्छा, अगर मैं बात करूं सैलिसिलिक एसिड की पील की, तो इट्स बेहतरीन फॉर ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स एंड वो जो बम्प्स आ जाते हैं उसके लिए वो बहुत बेहतरीन है। तो विद इन 2 to 3 days स्मूथ होना शुरू हो जाती है। उसमें पीलिंग एज सच वाज़ेह फर्क नहीं नजर आता पीलिंग में, लेकिन स्मूथ होनी शुरू हो जाती है। ऐसा तो नहीं ना पीलिंग करा के घर जाएं तो भाई लोग पहचानने से इनकार करते हैं कि कौन आ गए? वो डिपेंड करता है। जैसे कि कभी कभार मैं प्लान ऐसा बनाती हूँ पेशेंट्स का कि मैंने 2 पील्स यूज किए हैं, तो उसमें फिर ज्यादा रेड भी हो सकती है, उसमें स्कैब भी फॉर्म हो सकता है। तो वो पूरा काउंसलिंग में मैं बता देती हूँ कि भाई आपने ये एक्सपेक्ट करना है, आपका डाउन टाइम इतना है, आप 2 दिन तक चूल्हे के आगे नहीं जाएंगी, स्कैब बन सकता है। तो पेशेंट्स काफी, मतलब एक दफा आपने उनको बता दिया ना कि एक्सपेक्ट क्या करना है। ज़ाहिर काउंसलिंग तो बहुत जरूरी है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं बता देती हूँ कि देखिए इट्स पॉसिबल आपकी स्किन पील करती रहे, छिलके उतरते रहे फॉर द नेक्स्ट 10 days, और किसी का पील नहीं करता तो उस पर भी परेशान हो जाते हैं, स्किन पील नहीं करी हमारी। तो काउंसलिंग इसमें फिर बहुत काम आती है। हम बोल देते हैं कि भाई इट इज वन ऑफ द थिंग्स टू एक्सपेक्ट, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई पील, उसकी स्किन हर कोई पील करे। सही, बहुत अच्छा, और बड़ा सेफ, और मेरा ख्याल है बड़ा टाइम लेस ऑफ द टाइम में होगा। हाँ, बहुत छोटा सा प्रोसीजर है और काफी इफेक्टिव है, कंसिडरिंग कि रिजल्ट आपको कितना अच्छा दे रहा है। छोटे से वक्त में काफी अच्छा रिजल्ट आपको दे देता है। अच्छा, चलें, ये तो सारी बातें हो गई। अच्छा, एक कम बैक टू द विटिलिगो और लेप्रोस्कोपी, जरा सा एक ये बता दीजिए कि एक होता है वाइटनिंग का कोई इंजेक्शन, जो पैचेस होते हैं उसको रिमूव करने के लिए कोई वाइटनिंग के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, पैचेस को रिमूव करने या के अपना डिस्कलरेशन को खत्म करने के लिए कंप्लीट इंजेक्शन लगा दिया जाता है जिससे कलर पूरा यूनिफॉर्म हो जाता है। विटिलिगो की बात कर रही हैं या वाइटनिंग इंजेक्शंस की बात? नहीं, विटिलिगो विटिलिगो की बात कर रही हैं तो विटिलिगो में भी इंजेक्शन लगते हैं ना? नहीं, विटिलिगो में अगर आप सेम टोन नहीं की जाती, नहीं तो आप उसको प्योर व्हाइट नहीं करते हो ना, उसमें तो आप क्रीम्स दे देते होते हो। अगर जैसे कि आपका 95% ऑफ द बॉडी विटिलिगो के तौर पे इफेक्ट हो गई है, आपका इतना सा हिस्सा रह गया है, तो आप उतने, अब आप 95 को नहीं आप ट्रीट करना चाहोगे, फिर आप वो जो थोड़ी सी पिगमेंटेशन रह जाती है उसके लिए फिर आप काफी सारे हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं। आप डीपिगमेंटिंग क्रीम्स दे दें, ब्लीचिंग क्रीम्स दे दें, उससे वो उतना एरिया जो है वो भी वाइट हो जाएगा, लेवल बदल लेगा। लेकिन अगर आपका है विटिलिगो का ही इतना छोटा सा पैच है, आपकी 95% ऑफ द बॉडी इज कम्प्लीटली नॉर्मल वाला कलर, तो आप उसको जो है पिगमेंट करवाने के लिए भी कोई क्रीम्स होती हैं जो आपने वो लगाई और आपने धूप में लेके बैठ गए थोड़ी देर के लिए कि वो बेसिकली जो टैनिंग का जो तरीका होता है आप उसको वो करवा रहे हैं। और इन क्लिनिक जब आप ये करते हो तो उसका नाम है पूवा, Exactly. ठीक है ना, पूवा या PUVB, UVA UVB को यूज करते हुए, या आप वो जो बेसिकली जो P है ना, इट स्टैंड्स फॉर सोरेलिन। सोरेलिन जो है वो सन से सेंसिटिव होता है, वो कॉज कर देता है वहां पे पिगमेंटेशन, तो वहां पे पिगमेंटेशन हो सकती है। विटिलिगो के पैच में इवन के आप अगर थोड़ा सा उसको माइक्रो नीडलिंग भी अगर आप करते हो ना, तो वही जो इंजेक्शन वाली बात आ गई, लेकिन वो इट्स यू नॉट गिविंग एन इंजेक्शन, आप उसके अंदर नीडल्स के जरिए ट्रिगर कर रहे हैं मेलानोसाइट्स को कि वो थोड़ा सा प्रोड्यूस करें पिगमेंट को। ठीक है, तो कभी कभार माइक्रो नीडलिंग से भी काफी अच्छी रिजल्ट आ जाती है, पिगमेंटेशन वापस आ जाती है, लेकिन ये उसके लिए है जिसके पास थोड़ा थोड़ा एरिया है, पैच थोड़ा सा बना हुआ है विटिलिगो का। ज्यादा बड़ा पैच होगा तो इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल टू डू माइक्रो नीडलिंग ऑन द होल थिंग। लेकिन अगर हम व्हाइटनिंग के जैसे आजकल, मेरे पास एक पेशेंट आई, उन्होंने, वो 2 बहनें हैं, एक माशाल्लाह बहुत प्यारी, क्या कहें, जिसको अल्लाह जो जैसा बनाए, एक उसका कलर थोड़ा डार्क था
अब वो घर में जरा बड़ा मसला रहता था और ट्विंस थी दोनों, रिमार्केबल फर्क दोनों में। तो वो किसी डॉक्टर से बात करके आ गई, आई मेरे पास कि मुझे बताएं, मैंने तो उन्हें बहुत मना किया, मैंने कहा नहीं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप ना लो, अननेसेसरी आप क्यों बॉदर कर रहे हो, अच्छी कलर है, साफ स्किन है फिर। लेकिन खैर वो उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू करा दिया है, तो 12 शायद सिटिंग है उनकी इंजेक्शन की वाइटनिंग की। उसका क्या इफेक्ट है? ओके उसका इफेक्ट ये है बेसिकली ये वाइटनिंग इंजेक्शन आया कैसे मार्केट में, कीमोथेरेपी के पेशेंट्स को दिए जाते थे ग्लूटाथायोन, इसका नाम बेसिकली ग्लूटाथायोन है। कीमोथेरेपी के पेशेंट्स को दिए जाते थे ये, तो कुछ कीमोथेरेपी के पेशेंट्स का साइड इफेक्ट ये नोट किया गया था कि वो वाइट हो रहे थे, उनका कलर वाइट हो गया था। तो इफ यू लुक एट इट, तो ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस जो वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं, उनका जो वाइटनिंग वाला एस्पेक्ट है, इट्स इज अ बेसिक साइड इफेक्ट। वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक को करवाएगा वाइटनिंग, ये एक बात है। दूसरी बात ये कि आपने एक दफ़ा जब शुरू करवा लिया और आपने 12 सेशंस या आपने 20 सेशंस आपने इंजेक्शंस के लगवाए, आपको लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस सेशंस लगवाने पड़ेंगे। जहां आपने रोक दिया तो आपकी स्किन वापस भी अपनी नॉर्मल कलर पे जितना मेलानिन जो डेवलप हो रहा है नेचुरली वो तो होगा, क्योंकि आप आप नेचुरल प्रोसेस को आप रोक नहीं सकते हो। हाँ, तो आप अपना डीएनए चेंज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली वही बात है कि ये समझ में आ जाए तो क्या बात है, लेकिन वही बात कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं होता। ये मेरे पास 3 क्वेश्चन और आए हैं। एक ईशल पूछ रही है, व्हाट ट्रीटमेंट आर अवेलेबल फॉर द हेयर लॉस एंड लाइस? ओके, लाइस का तो बहुत ही आसान हल है, लेकिन वो ये जो करना चाहे वो एक्टिव होकर आपको करना पड़ता है। बड़े बच्चे अगर होते हैं या बड़े एडल्ट्स जिनको लाइस हो रही होती है, उनके लिए तो इवन टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं आइवरमेक्टिन के नाम से। आप ये टैबलेट्स अगर आप खाएंगे तो लेकिन ये कि ऑब्वियसली प्रॉपर डोजिंग होती है और आपको जो है लेकर अपना पूरा चेक करवा के आपको प्रॉपर डोजिंग के साथ आपको टैबलेट लिखवानी पड़ती हैं फ्रॉम द डर्मेटोलॉजिस्ट। तो आप जो है लाइस काफ़ी हद तक वो खत्म हो जाती है, बिकॉज वो लाइस उसको खाती है, जो टैबलेट आप खा रहे होते हैं वो ब्लड के अंदर जाएगा, वो लाइस खाएगी, वो लाइस खत्म हो जाएगी। उससे बेहतर हल ये कि माएँ जो होती हैं कंडीशनर लगाकर अपने बच्चों के बालों में कंघी फेरें, तो वो कंघी से जो है काफ़ी हद तक आप जुएं निकाल रहे होते हैं, लाइस निकाल रहे होते हैं, एग्स रह जाते हैं, वो जब हैच होंगे आपको फिर से वो करना पड़ेगा। तो थोड़ा टीडियस जॉब हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली लाइस अगर पड़ गई हैं तो यूल हैव टू डू दिस टू रिमूव द लाइस। ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक को गंजा करते फिरें। हाँ, ये बात सही। और दूसरा हेयर लॉस की जहाँ बात आई, अब ये है कि आजकल तो वैसे ही हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रेस रिलेटेड तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है बिकॉज ऑफ कोविड का जो आजकल चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो जो इलनेस जिनको हो रही है वायरल इलनेस, तो वो पोस्ट वायरल इलनेस भी उनका बाल लॉस हो रहा है। जिनको इलनेस नहीं हुई है तो उनका स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर लॉस हो रहा है। तो दोनों सूरत हाल में ये कि एक तो अपने आप को कोशिश करें कि आप स्ट्रेस ना लें, और दूसरा सप्लीमेंट्स आप अपना अच्छा रखें, डाइट अच्छी रखें, पानी का इंटेक अच्छा रखें, नींद अपनी अच्छी रखें, एंड अगर आप ऑयलिंग करते हैं तो आप मसाज के साथ अच्छा से करें, सब्र करें अल्लाह की चीजों पे। सब्र इस तरह से कि 3 महीने तो लगते हैं ना बालों के इलाज शुरू करने के बाद। पेशेंस आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसा वही बात है कि कोई जादू की छड़ी नहीं है हमारे पास भी कि हम घुमाएंगे और आप सुबह उठ के हरे भरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा, हाउ कैन आई ट्रीट माई वेरी ऑयली स्किन, स्पेशली इन समर? आई गेट फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम दिस इशू, प्लीज एडवाइस व्हाट टू डू। नुमान के पास बड़े मसाइल हैं। नुमान आप क्लिनिक में आ जाए। नुमान हम पक्का काम करते हैं। समझ गए आप, पक्का काम करेंगे। और ऑयली स्किन का बेसिकली अच्छा ये होता है कि जो फेस वॉशेस यूज कर रहे होते हैं ऑयली स्किन वाले, तो आप अच्छा वाला यूज करें जो है ही फॉर ऑयली स्किन, तो आपका काफी अच्छी सी ड्राई भी कर देती है स्किन को। लेकिन ड्राई करने के बाद आप स्किन को स्क्वीकी ड्राई ना छोड़ें, उसके ऊपर आप मॉइस्चराइजर लगाएं, क्योंकि आप जितना एक्स्ट्रा ड्राई कर देते हैं स्किन को, उतना ज्यादा ऑयली स्किन वाले जो है रिबाउंड ऑयल प्रोड्यूस कर देता है। तो जहां इंसान अच्छा फेस वॉश तो यूज कर रहा है, लेकिन अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं यूज करेंगे तो आपका स्किन रिबाउंड ऑयल प्रोडक्शन करेगा और आपकी स्किन मजीद ऑयली हो जाएगी। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, दूसरा ये है कि एक और सवाल आया है, निहाल पूछ रहे हैं, आई हैव एन इशू ऑफ हीट रैश, when summer comes I suffer from heat rash in specific areas like nose, chin and forehead, please advise। नोज, चिन एंड फोरहेड। देखें, हीट रैश जब वो खुद बोल रहे हैं हीट रैश, तो मेरे दिमाग में आया मिलिएरा, जो होता ही हीट
की वजह से, लेकिन सही। इन्होंने डिस्क्राइब जो किया है ना वो एक कंडीशन होती है रोजेशिया, सही। ये उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। और रोजेशिया इस तरह से बिना देखे तो बता भी नहीं सकती मैं कि आपको किस तरह से उसको ट्रीट करनी है, लेकिन रोजेशिया काफी हद तक, अब ये मैंने बहुत ज्यादा पेशेंट्स देख लिए रोजेशिया के आजकल, मतलब इतना महसूस नहीं होता था कि शायद इतने ज्यादा रोजेशिया के पेशेंट्स होंगे पाकिस्तान में, सही। लेकिन अब इन्होंने भी डिस्क्राइब उसी चीज को किया है। रोजेशिया बेसिकली अगर हीट से हो रहा है तो गर्म खाने से भी अगर आपको हो रहा है, बेसिकली डायग्नोज करने के तरीके हैं गर्म खाने से, स्पाइसी फूड से, गर्म ड्रिंक्स से, और स्ट्रेसफुल कंडीशंस में, हाई इमोशंस में अगर आपका ट्रिगर हो रहा है तो डेफिनेटली दैट इज रोजेशिया एंड इट रिक्वायर्स प्रॉपर ट्रीटमेंट। ठीक है भाई, निहाल, अपना चेकअप कराने के लिए आप या तो किसी करीबी डर्मेटोलॉजिस्ट से रुजू करें या फिर हमारी डॉक्टर साहिबा से रुजू कर लें, आपका मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम में हो गए हैं 12:25 और हमारे पास आपकी पसंद का एक और सॉन्ग है, प्यार का रोग, और लेटेस्ट सॉन्ग आपने हमें भी सुनवाना है आज, क्योंकि मैंने भी नहीं सुना स्ट्रिंग्स का, और ये शायद है साउंड स्टेशन 2020। ये मेरे हस्बैंड और मेरा दोनों का फेवरेट। क्या बात है, क्या अंडरस्टैंडिंग है भाई। सुनते रहिए, प्रोग्राम है स्वीट होम शो, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। आखिरी का आधा घंटा है और हम बात करेंगे आपके साथ बहुत सारे टॉपिक्स पे अभी हमारे पास बाकी है। और मैं अभी से ऐलान कर दूं कि किलॉइड्स पे मुझे बात करनी है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सक्सेसफुली उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। साथ ही साथ हम बात करेंगे स्किन कैंसर पे, जो आप लोग मस्तियां करते हैं ना, क्रीम और ये और वो ले लेके, तो उन मस्तियों में अक्सर जो है ये चीज़ें सेंसिटिव हो जाती हैं, डेंजरस हो जाती हैं। और वेरी सॉरी मैडम, आपका सॉन्ग जो है वो शायद इंटरनेट का कोई इशू है, इस वजह से प्ले नहीं हो पा रहा। हम अपनी मर्जी का सॉन्ग प्ले करते हैं। और अली हैदर का सुनते हैं कभी कभी कहीं में जाएगा। हमारे साथ का प्रोग्राम है स्वीट होम शो।
time check. It's 12:30 p.m. पाकिस्तान सुपर लीग छठा दौर। दुनिया के नामवर खिलाड़ी होंगे अपनी स्विंग में। रेडियो पाकिस्तान के नामवर कमेंटेटर जो खबर है वो ये है कि अब टॉस जीता है कराची किंग्स ने और उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। ट्यून इन कीजिए रेडियो पाकिस्तान का मीडियम वेव नेटवर्क 20 फरवरी से 22 मार्च तक। खेल का मैदान और रेडियो पाकिस्तान साथ साथ। पाकिस्तान एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101। एक बार फिर सज रहा है क्रिकेट का मेला। पाकिस्तान सुपर लीग में होगा जबरदस्त मुकाबला। कराची किंग्स की है भरपूर तैयारी। तो पेशावर ज़ल्मी है सब पर भारी। मुल्तान सुल्तान्स के तेवर हैं तीखे। मुल्तान के सुल्तान है जुनून की पहचान। कोयटा ग्लैडिएटर्स भी कम नहीं किसी से। कोयटा ग्लैडिएटर आए जुनून लेकर। इस्लामाबाद यूनाइटेड का है जोश निराला। यूनाइटेड का वार है शेर की दाग। लाहौर कलंदर का है बोलबाला। लम्हा बलम्हा बॉल ब बॉल रेडियो पाकिस्तान से सुनिए पाकिस्तान सुपर लीग 6 के हर मैच का आंखों देखा हाल। ऊंचा खेल दिया है, फील्डर गेंद के नीचे कोशिश करते हुए गेंद सीधी उनके हाथों में, एक और नुकसान। मशहूर कौमी और बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों की महारत। माहिरीन के तबसरे, खिलाड़ियों के इंटरव्यूज और सुनने वालों के तासुरात। मैं खुद पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ और अपनी टीम में जो एक्साइटमेंट है वो भी मैं देख रहा हूँ। और इनफैक्ट जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं दे आर आल्सो वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस PSL। 20 फरवरी से 22 मार्च तक नेशनल स्टेडियम कराची और कज़ाफी स्टेडियम लाहौर से बराह रास्त। रेडियो पाकिस्तान के 11 स्टेशन से मुल्क के गोशे गोशे में रवा तबसरा। क्रीज से आगे निकल कर शॉट खेला, स्टंप कर दिया, एक और नुकसान। और FM नेटवर्क्स पर वक्तन फवक्तन अपडेट्स। मैच की ताज़ा तरीन अपडेट आपको देते चले जो खेला जा रहा है कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। ट्यून रखिए रेडियो पाकिस्तान। अरे वाह, एक बार फिर सज रहा है क्रिकेट का मेला। पाकिस्तान सुपर लीग में होगा जबरदस्त मुकाबला। कराची किंग्स की है भरपूर तैयारी। तो पेशावर ज़ल्मी है सब पर भारी। मुल्तान सुल्तान्स के तेवर हैं तीखे। मुल्तान के सुल्तान है जुनून की पहचान। कोयटा ग्लैडिएटर्स भी कम नहीं किसी से। कोयटा ग्लैडिएटर आए जुनून लेकर। इस्लामाबाद यूनाइटेड का है जोश निराला। यूनाइटेड का वार है शेर की दाग। लाहौर कलंदर का है बोलबाला। लम्हा बलम्हा बॉल ब बॉल रेडियो पाकिस्तान से सुनिए पाकिस्तान सुपर लीग 6 के हर मैच का आंखों देखा हाल। ऊंचा खेल दिया है, फील्डर गेंद के नीचे कोशिश करते हुए गेंद सीधी उनके हाथों में, एक और नुकसान। मशहूर कौमी और बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों की महारत। माहिरीन के तबसरे, खिलाड़ियों के इंटरव्यूज और सुनने वालों के तासुरात। मैं खुद पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ और अपनी टीम में जो एक्साइटमेंट है वो भी मैं देख रहा हूँ। और इनफैक्ट जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं दे आर आल्सो वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस PSL। 20 फरवरी से 22 मार्च तक नेशनल स्टेडियम कराची और कज़ाफी स्टेडियम लाहौर से बराह रास्त। रेडियो पाकिस्तान के 11 स्टेशन से मुल्क के गोशे गोशे में रवा तबसरा। क्रीज से आगे निकल कर शॉट खेला, स्टंप कर दिया, एक और नुकसान। और FM नेटवर्क्स पर वक्तन फवक्तन अपडेट्स। मैच की ताज़ा तरीन अपडेट आपको देते चले जो खेला जा रहा है कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। ट्यून रखिए रेडियो पाकिस्तान।
वेलकम बैक लिसनर्स, प्रोग्राम है स्वीट होप शो और बहुत अफसोस के साथ आखिरी हिस्सा, मेरे आखिरी के 35 मिनट और मैं फिर मुझे जाना होगा। और ये तो दुनिया की रिवाज है, रस्म है कि जाना होगा, लेकिन जाने से पहले जो ये 35 मिनट है उसको हम अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे डॉक्टर हैबा सलीम कश्मीरी के साथ। और हम उससे एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत सारी जो है बातें पूछनी हैं, जो सीक्रेट्स भी पूछने हैं बहुत सारे, और मुफ्त में पूछने हैं, तो बड़े मज़े से वो बताएंगी। डॉक्टर साहिबा ये बताइए कि कीलॉइड्स क्या होते हैं? बहुत बदतमीज चीज होती है। हाँ, बड़ी गंदी चीज। पता क्या होता है असल में, डिपेंड करता है कि कभी कभार फैमिलियल भी होता है और कभी कभार ये फैमिलियल भी होता है और कभी कभार ये जो है ना किसी भी ट्रॉमा बेस्ड के वजह से, कोई ट्रॉमा अगर हो या कहीं पे जख्म है, या इवन कि जब हम लोग पियर्सिंग करवाते हैं नाक की या कान की, वहाँ कभी कभार जहाँ आप नॉर्मल स्किन को अगर आप पियर्स कर रहे हैं या कट कर रहे हैं ना, वहाँ पर जब वो वापस हील होने की कोशिश करेगा, कभी कभार वहाँ पर एक्सेस फाइब्रस टिश्यू फॉर्म हो जाता है और वो कीलॉइड बना देता है। कीलॉइड कभी कभार बनता है, कभी कभार हाइपरट्रोफिक स्कार बनता है। हाइपरट्रोफिक स्कार तो चलो बहुत आसानी से खत्म भी हो जाता है, कीलॉइड भी खत्म तो हो जाता है कभी कभार, लेकिन बहुत रेजिस्टेंट होता है, बहुत टाइम लेता है, बहुत टाइम, बहुत ज्यादा। और हार्ड भी बहुत होता है फिर उसमें। कभी कभार अगर वो ऐसे एरियाज में आ गया तो वहाँ तो वो पेनफुल भी बहुत हो जाता है। लोगों की एक्टिविटीज़ बहुत इफेक्ट होती हैं। कुछ लोग मेरे पास आती थी, एक फीमेल पेशेंट, उनका ये बाजू यहाँ हद तक पूरा बर्न हुआ था, तो उनका ये जो क्यूबिटल फॉसा है, जो उनका एल्बो के अंदर वाला हिस्सा है, ये ना उनके बेचारी का वो कंप्लीट बंद नहीं कर पाती थी, कंप्लीट खोल नहीं पाती थी। वो एक एरिया में जाके, क्योंकि वहाँ फाइब्रस टिश्यू बन गया था, तो उसके वजह से वो काफी पेन भी उनको इतना होता था। फिर उनको इंजेक्शंस पे इंजेक्शंस लगाते थे हम, लेकिन ये कि इतना बड़ा जब स्कार टिश्यू होता है तो वो सिर्फ इंजेक्शन से जाता नहीं है, कभी कभार उसको सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है। और फिर सर्जरी भी आप ऐसे पेशेंट्स में ना थोड़ा ख्याल से करते हो, क्योंकि अगर एक दफा उसको हुआ है स्कार टिश्यू फॉर्म तो आगे भी हो सकता है, सर्जरी पे भी वो डेवलप हो सकता है। बिल्कुल ब्राइट चांसेस होते हैं इसके। अच्छा ये बताइए, डर्मेटोलॉजिस्ट पे अक्सर एक इल्जाम है कि आप लोग स्टीरॉइड्स बहुत यूज करते हैं। हाँ, ओहो, कहाँ पे? ओरल लगाने के लिए या इंजेक्शंस? हर तरह के। मैं आपको बताती हूँ, स्टेरॉइड लगाने के लिए ना मैं तो बहुत ही खिलाफ हूँ। ठीक है, अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। अब कभी कभार मेरे पास अक्सर पेशेंट आती है पूरा चेहरा भरा हुआ एक्नी से, और बहुत एक वाजे बहुत डिस्टिंक्ट लुक होती है उस एक्नी की, तो मैं हमेशा पूछती हूँ आपने कोई स्टेरॉइड क्रीम लगाई थी? अब आगे से उनको याद नहीं, पता नहीं, हाँ हमने फलाना क्रीम लगाई थी, फलाना क्रीम लगाई थी। हर एक एंड पे आपको पता चलता है कि हाँ ये तो स्टेरॉइड की क्रीम है। जो लोग जो अब्यूज कर रहे होते हैं, लेकिन वो कहते नहीं हमने फलाना डॉक्टर ने दी थी, हमें फलाना डॉक्टर ने दी होगी किसी सर्टेन चीज के लिए, लेकिन आपने अगर चेहरे पे वैसे रैंडमली लगानी शुरू कर दी तो वो एक्नी कॉज कर देती है। तो मैं तो बहुत ही अगेंस्ट हूँ टॉपिकल स्टेरॉइड्स के, अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी, और वो भी अगर बहुत से बहुत हो गया तो मैं बहुत ही माइल्ड किस्म का, क्योंकि स्टेरॉइड में भी किस्में होती हैं, माइल्ड होती है, पोटेंट होती है, वेरी पोटेंट होती है, मीडियम पोटेंसी होती है। तो मैं तो हर एक में, मैं खास तौर पे चेहरों पे, एडल्ट्स के भी चेहरों पे, और खास तौर पे बच्चों में मैं देती ही माइल्ड हूँ। मैं मीडियम या पोटेंट देती ही नहीं हूँ, बिकॉज उसके नुकसानात इतने होते हैं। स्किन एट्रोफी कर जाती है, कभी कभार स्किन की पिगमेंट लॉस हो जाती है या हाइपर पिगमेंटेशन भी हो सकती है, कभी कभार उस पर टेलेंजेक्टेजियाज आ जाती है, कभी कभार उस पर ये एक्नी इंड्यूस हो सकती है। बहुत सारे इसके वजह वो आगे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो मैं तो बहुत खिलाफ हूँ। ये जो आपने कहा ना डर्मेटोलॉजिस्ट पे इल्जाम है, आई एम नॉट वन ऑफ दैट, इसलिए मैंने इल्जाम कहा। हाँ, और दूसरा कि रही बात खाने की, जहाँ पर ज़रूरत है आपको इम्यूनिटी को सप्रेस करने की, वहाँ पर तो मैं ज़रूर देती हूँ। कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए दे रही होती हूँ, कभी कभार ऐसा भी है कि लॉन्ग टर्म के लिए, वो डिपेंडिंग ऑन कि कंडीशन क्या है पेशेंट की और उनको मर्ज क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि आपने शॉर्ट टर्म के लिए दिया या लॉन्ग टर्म के लिए। फिर रही बात इंजेक्टेबल स्टेरॉइड की, तो अभी कीलॉइड्स की बात हुई। कीलॉइड्स पे तो मतलब इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ जाता है। कीलॉइड पे, हाइपरट्रोफिक स्कार पे स्टेरॉइड इंजेक्शन तो वहाँ पर ज़रूरी होता है। या हो गया एलपी भी एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, उस पर भी स्टेरॉइड इंजेक्शंस के इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं कि आपको लगाना पड़ता है। और होता तो पेनफुल इंजेक्शन है, लेकिन ये कि अगर फायदे है तो आप थोड़ा वे कर देते हो ना, प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हो। सही, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्टेरॉइड्स को किस लेवल पे यूज़ करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, और कितनी ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते हैं। और पेशेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो उसको फॉर ग्रांटेड ना ले लें। हर बाजार में मिलने वाली क्रीम आपके लिए नहीं होती है जब तक आपको कोई अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ना लें।
सेल्फ मेडिकेशन तो ऑलरेडी नुकसानदेह, बहुत ज्यादा। और उसमें फिर ये चीजें आप अपना सब कुछ खराब करके फिर जा रहे होते हो, और फिर आप सोच रहे होते हैं कि चूंकि मैं डॉक्टर को फीस दे रहा हूँ इसलिए उसे ठीक करना है, तो फिर डॉक्टर है वो कोई जादूगर नहीं है, खुदा के लिए उसको डॉक्टर ही रहने दें। ये बात जरा एक बार फिर बोलते हैं कि वो डॉक्टर है, जादूगर नहीं है, वो जो छड़ी घुमा के आपको जो है ठीक नहीं कर सकता। ये सवाल मेरे साथ भी बहुत होता है। आप बताएं ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन में ठीक होगा? अरे बीबी कितनी पुरानी है डिजीज, तो जी वो तो तकरीबन 15 साल तो हो गए होंगे, तो कम से कम 15 महीने तो दो समझने के लिए, लेकिन नहीं। बहरहाल जिसके ऊपर बीतती है वो ज्यादा इसको फेस करते हुए घबरा रहा होता है और उसको ज्यादा परेशानी होती है। डेफिनेटली सेलुलाइटिस भी बड़ी कॉमन चीज हम देख रहे हैं, उसको कैसे मैनेज करें अपनी लाइफ में? सेलुलाइटिस तो खैर आप सेलुलाइटिस की बात करिए, सेलुलाइट की बात करिए, सेलुलाइटिस जो इन्फ्लेमेशन जो होती है। अब ये हर एक तो नहीं हो रही होती है, जिसको ज्यादा अगर डायबिटीज के अंदर हमें ज्यादा, डायबिटीज में तो ज्यादा निकल रहा होता है सेलुलाइटिस। और ये है कि आप एंटी इन्फ्लेमेटरीज अगर दे रहे होते हैं किसी को यूज करने के लिए, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी आप दें, उससे ज्यादा बेहतर होगा। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर लेंगे तो उससे बेहतर हो जाएगा। उसको छोड़े नहीं, उसको इग्नोर ना करें। यूजुअली कुछ लोग जो है इवन इग्नोर कर लेते हैं जब तक वो काफी हद तक बड़ा नहीं हो जाता है। सही। तो ये है कि आप जहां पहली फुर्सत में आपको महसूस हो गया कि ओ ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है, आप उसी वक्त जरा राब्ता करें अपने डॉक्टर से जो आपको ट्रीट करेगा सेलुलाइटिस के लिए। सही। अच्छा ये बताइए मुझे कि अक्सर फेस पर या फोरहेड पर या टॉप ऑफ द हेड पे हमें कुछ बम्प्स दिखते हैं लोगों के, है ना, कुछ हार्ड किस्म के बम्प होते हैं, ये क्यों होते हैं? अगर मैं सही समझ रही हूँ तो शायद आप एक नीवस आता है, सेबेशियस नीवस, शायद आप उसकी बात कर रही हैं। Exactly. थोड़ा हार्ड होता है लेकिन सॉफ्ट टू टच, हाँ, मूवेबल सा महसूस होता है। हाँ, एग्जैक्टली। तो गुदगुदी टाइप का उसके पर महसूस हो रहा था आपको। लाइपोमा टाइप चीज, लाइपोमा तो अलग हो गया, लाइपोमा इसी तरह का सॉफ्ट हाँ, लेकिन बाहर उभरा हुआ होता है। हाँ, तो जो बाहर उभरा हुआ होता है और सॉफ्ट टू टच है वो है सेबेशियस नेवस। वो ग्रोथ कहीं पे भी आ जाती है, किसी को भी आ जाती है, इवन के इनफैक्ट ओवर द स्पैन ऑफ योर लाइफ आपको कभी भी निकल आती है। लेकिन अगर तो आपका इंक्रीज कर रही है इन साइज बहुत ही ज्यादा, तो फिर आप उसको सर्जिकली रिमूव करवाएं। तो सर्जिकली उसका प्रॉपर बेस पूरा खत्म होगा, उसका कट ऑफ कर दिया जाएगा, तो दैट इज एन ऑप्शन। अगर वो आपको तंग नहीं कर रहा है तो फिर उसको आप छोड़ दें। अच्छा, एक बहुत बड़ी कॉमन चीज है हमारी खवातीन में भी और हजरात में भी हमें नजर आती है, दैट इज स्पाइडर वेन्स। वो क्या चीज है? स्पाइडर वेन्स इज बेसिकली जो मैलफॉर्मेशंस, कैपिलरी मैलफॉर्मेशंस हो जाती हैं एक्सक्यूज मी, कैपिलरी मैलफॉर्मेशंस हो जाती हैं, वो उसकी वजह से जो है ना स्किन के बिल्कुल सरफेस के करीब होती हैं और बहुत ही छोटी छोटी दिख रही होती हैं, ब्लू, ग्रीन, इवन समटाइम्स लाइट पर्पल कलर की। तो ये है कि उनका स्पाइडर वेन्स का तरीकेकार ये है कि या तो आप स्क्लेरोथेरेपी करवा लें, जिसमें आप एक स्क्लेरोजिंग एजेंट इंजेक्ट करते हो। वो आपको बाकायदा एक वीडियो बाकायदा अगर आप इंसान बनाए तो नजर आता है फ्लूइड जाता हुआ थ्रू आउट द वेन और उसको खत्म करता हुआ जाता है। अच्छा, हाँ, बड़े मजेदार वीडियोस बनी हुई हैं ऑनलाइन तो इसकी स्क्लेरोजिंग एजेंट। तो फिर ये क्योरेबल है, मतलब क्योर हो जाता है? स्क्लेरोथेरेपी से हो जाता है। इवन के अब तो लेजर्स भी आ गए हैं जिनसे वैस्कुलर इश्यूज जो हैं बेहतर हो जाती हैं। अच्छा, लेकिन कभी कभी इसकी सर्जरी भी करनी होती है हमें, जब बहुत ज्यादा डीपली इन्वॉल्व हो जाती है। वो आई थिंक आप वेरिकोज की बात कर रही हैं, वेरिकोज बात कर रही हैं, वो तो फिर अलग वो हो गया। वेरिकोसिटीज तो आपको बेहतर सर्जरी की ही तरफ बेहतर होती है या डिकम्प्रेशन से ही बेहतर होती है। हाँ, बिल्कुल। चलिए, ये तो अच्छी भी बातें बता रही हैं आप और हिम्मत भी दिला रही हैं। स्किन कैंसर पे आते हैं, किन वजूहात है? तो बड़ा वास्ट सब्जेक्ट और टाइम बहुत कम है, लेकिन एक सुपरफिशियली हम इसको टच करेंगे ताकि हमारे लिसनर्स को कहीं तशनीगी ना रहे कि हमने इस पे बात नहीं की। क्योंकि जहाँ कहीं भी और डिजीजेस की हम बात करते हैं, कैंसर ज़रूर अपना सर पटकता है कि हाँ मैं भी हूँ, तो स्किन में भी हमें कैंसर नजर आते हैं। बिल्कुल। किन किन एरियाज की कॉमनली? सबसे ज़्यादा तो कॉमन जो सन एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं उन पे तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि स्पेशली अब आकर खैर अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस आ गई है सन ब्लॉक लगाने की, धूप से बचने की। वरना एक वक्त था किसी को इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करता था सन। तो सन एक्सपोज्ड एरियाज़ में तो बहुत ही कॉमन है, फेस पे हो गया, ईयर लोब्स पे हो गया, होंठ पे हो गया या हाथों पे भी हो गया।
जो ज़्यादा कॉमन जो 3 किस्म के जो स्किन कैंसर्स हैं वो है स्क्वामस सेल कैंसर या बेसल सेल या मेलानोमा जो पिगमेंट वाला होता है। तो ये तीनों ही मोस्टली सन एक्सपोज एरियाज पे आ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ढकी जगह पे नहीं आएगी। अच्छा। ढकी जगह पे भी पॉसिबल है कि वो आ सकता है। और इसको ना पिक करने की बहुत हर कोई पिक नहीं कर पाता है। मतलब कि इंसान खुद, अगर जैसे कि खुदा ना खास्ता अगर मुझे हुआ तो हो सकता है कि मैं इसको इग्नोर करती चली जाऊं कि चलो छोटा सा जख्म है, बेहतर हो जाएगा। और 4-6 महीने मैंने गुजार दिए, साल गुजार दिया। साल के बाद जाके वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैंने जाके फिर रुजू किया डॉक्टर से कि भाई ये मसला क्या है। तो फिर ऑब्वियसली आप डॉक्टर पास जाओगे तो ही वो पिक करेगा कि ये तो कोई मसला लग रहा है। फिर इसको बायोप्सी करवा के आपको चेक करवाना पड़ेगा कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। तो ये जो है कैंसर जो है ना, खैर बेसल सेल कार्सिनोमा और जो स्क्वामस सेल है ये तो फिर थोड़े बेहतर हैं। जो मेलानोमा वाला है वो ज्यादा खतरनाक है। सही। वो थोड़ा फेटल भी हो जाता है। अच्छा। और वो कितनी तेजी से रैपिडली फैलता है? तभी तो वो फेटल है कि वो ज्यादा रैपिडली फैलता है। मतलब ड्यूरेशन इसका बड़ा फास्ट है, मतलब जल्दी होता है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन उसकी ये दोनों तो आप निकाल दिया आपने तो बेहतर भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन मेलानोमा ये है कि वो काफी हद तक स्प्रेड कर जाता है। ओह अच्छा। चलें, ये बात भी हो गई। अच्छा, आपके पास क्लिनिक पे कोई कैंसर पेशेंट आए हैं स्किन कैंसर से रिलेटेड? नहीं, मेरे क्लिनिक पे तो नहीं आया है। हमारे जो जहाँ मैं बैठती थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर तो आता था। वहाँ पर हमारे पास बायोप्सी के पूरा सेटअप बना हुआ था बायोप्सी का, तो बायोप्सीज वहाँ पर हम करवा लेते थे। क्योंकि ये बायोप्सी के बगैर तो आप इसको डायग्नोज नहीं कर सकते। अब ये बताइए, लोग नीडल प्रिक कराने से डरते हैं, वो कहते हैं बायोप्सी कराई तो फैल गया, बायोप्सी कराई तो फैल गया। ये तो बड़ा कॉमन है। आप देखें ना, ब्रेस्ट में भी जब हम लंप को बायोप्सी के लिए भेजते हैं, लोग कराते नहीं, वहीं से निकल जाते हैं आगे कि नहीं भाई हाथ लगाएंगे, प्रिक होगी निडल और ये फैल जाएगा। ये मेरे ख्याल में एक ऐसा डर है जो डॉक्टर के काउंसलिंग करने से ही बेहतर होगा, उसके अलावा तो ये बेहतर शायद ही हो। तो ये है कि ऐसा तो हमारे साथ भी होता है कि कभी कभार पेशेंट जो है लॉस टू फॉलोअप कर जाता है बिकॉज डर रहा होता है कि ये भाई ये तो मैं नहीं करवाऊंगा, लेकिन वो वापस पलट के ज़रूर आता है कुछ टाइम बाद जब उसको मजीद तंग कर रही होती है उसकी स्किन कंडीशन। फिर वो वापस पलट के आता है, फिर वो डांट भी सुनता है डॉक्टर की। डॉक्टर बोलते हैं भाई मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप इसको करवा के एक दफ़ा एग्जामिन तो करवाएं, पता तो चले है कि अब उसके बगैर आपको इलाज कैसे होगा। सही बात है, मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन हो ही नहीं सकता जब तक हमें रीज़न पता ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। बायोप्सी से आप लोग डरा ना करें, बायोप्सी आप ही के फ़ायदे के लिए ईजाद हुई है और इसमें आपकी ही डिजीज़ की पोजीशन होती है वो बेहतर तरीके से हमें कवर हो जाती है। अच्छा, यहाँ हमने आपसे बहुत सारी बातें की और स्किन से रिलेटेड इतनी सारी बातें हुई और हमने आपसे तकरीबन सारी चीज़ें टच की जो कॉमनली अवेलेबल चीज़ें होती हैं जो क्लिनिक पे आते हैं पेशेंट। और ज़्यादातर बच्चों में जो है वो आपने हमें रैशेस बताए, ये बताएं, दूसरी पीडियाट्रिक डर्मेटोलॉजी बाकायदा एक पूरा एक सब्जेक्ट है। तो इंशाल्लाह फिर किसी और सेटिंग में हम आपसे उस पर भी बात करेंगे। यहाँ तो टाइम जो है घड़ी मुझे मुस्तकिल आंखें दिखा रही है और तकरीबन ऑलमोस्ट 13 मिनट मेरे पास हैं और उसमें मुझे एक सॉन्ग भी प्ले करना है आपकी पसंद का और आपसे मैसेज भी लेना है। लेकिन थोड़ा सा आपसे आपकी पर्सनल लाइफ को टच करूँगी। क्लिनिक और घर पैरेलल कैसा चल रहा है? क्लिनिक और घर पैरेलल कैसे चल रहा है मैं आपको इसमें बताती हूँ कैसे चल रहा है। मेरी अप अंटिल प्री कोविड टाइम में मैं सुबह जो निकलती थी गवर्नमेंट जॉब के लिए, फिर मैं बीच में आधे घंटे के लिए आई तो आई, वरना मैं रात 7 बजे कभी कभार 7:30 बजे मैं आती थी घर वापस। और मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे बहुत नेग्लेक्टेड हो जाते थे, लेकिन मेरे फादर इन लॉ ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे घर के बिल्कुल सामने क्लिनिक खोल के दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से कि कम से कम बच्चे तो आते जाते अपने बच्चों को देख सकती है, 2 मिनट में घर आ गई, वापस 2 मिनट में चली गई। तो मेरी बहुत मुझे ईज और कंफर्ट मेरी लाइफ में। मतलब आपके क्लिनिक पे हम अगर आएंगे तो हमें लंच वंच तो सफर आराम से सर्व हो जाएगा। बिल्कुल मेरी सास बड़े मजे के खाने बनाती है। क्या बात है भाई, स्किन भी अच्छी, खाने भी मजे के, अब तो मिलने का दिल चाह रहा है भाई। हाँ तो क्लिनिक और होम मेरा सिर्फ इसीलिए ही पैरेलल अल्हम्दुलिल्लाह से चल रहा है कि मेरा घर के बिल्कुल सामने क्लिनिक है। क्या बात है, अच्छी बात है। अभी वो आपके ससुर हैं आपके साथ हैं ना, हाँ, तो आपको ज्यादा सपोर्ट करते होंगे इस मामले में। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने खास तौर पे इसलिए किया कि भाई बच्चे ना निगलेक्ट हो और काम भी इसने करना जरूरी है। अब ये ऐसी फील्ड है ना, आप एक दफा आप डॉक्टर बन गए तो आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर की शादी डॉक्टर से होना जरूरी है?
ज़रूर, अच्छा I'll tell you one thing, ज़रूरी तो नहीं है लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। अब जैसे कि अगर तो मेरी डॉक्टर से शादी नहीं होती तो इट्स पॉसिबल कि शायद जो मैं इतना काम कर रही होती हूँ मेरा हस्बैंड ना अंडरस्टैंड करता। तो आई थिंक उस लिहाज से एक करियर ओरिएंटेड डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर की शादी एक डॉक्टर से ही होनी ज़्यादा अच्छी होती है कि कम से कम उसका हस्बैंड अंडरस्टैंड करता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सास ससुर भी अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई डॉक्टर बनी है तो उसको काम तो करना ही है। लेकिन अगर मेरे सास ससुर अंडरस्टैंडिंग ना होते और मेरा हस्बैंड भी डॉक्टर ना होता तो फिर तो तीनों मिलके बोलते ना भाई छोड़ दो सब कुछ, घर पे बैठो। हाँ ये बात भी है, और इस तरह बहुत सारे केसेस होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह ताला ने किस्मत में जितना काम लिखा होता है आपसे लेना वो अल्लाह पाक लेते हैं, और एक ऐसे फेवरेबल सेशंस बन जाते हैं, कहीं सास ससुर बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाते हैं, कहीं आपको जो है हस्बैंड फेवरेबल मिल जाते हैं बहुत ज़्यादा, और आपकी शायद माशाल्लाह आपकी लाइफ इतनी अच्छी है कि आपको सारी चीज़ें बड़ी फेवरेबल मिली जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही हैं, और अल्लाह ताला आपकी हाथ में बहुत ज़्यादा शिफा दे, बहुत ज़्यादा शिफा दे, और आपके मरीजों में इजाफे की दुआ तो मैं नहीं दूंगी लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि जो मरीज आपके हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे इंशाअल्लाह, और जो है आपके पास आए तो मुतमईन होके और ठीक ठाक होके जाएं, और हमारे माशरे में हमारे डर्मेटोलॉजी की फील्ड में जो है आप एक रोशन सितारा बने। आप कोई मैसेज जो हमारे लिसनर्स के लिए देना चाहें FM 101 के हमारे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से, कोई ऐसी बात जो आप समझती हो कि लिसनर्स तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ माई फील्ड के डॉक्टर्स, अगेन एक तो ये वाली बात कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, दूसरी बात कि आप जब डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आप अपने एक्सपेक्टेशंस को नॉर्मलाइज करें। आप ये ना सोचें कि हम क्योंकि आज बैठे हुए हैं डॉक्टर के पास तो हम आज बिल्कुल क्योर होके घर जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। देखें कभी कभार आपको शायद एक ट्रीटमेंट सूट नहीं करेगी, वो ट्रीटमेंट जो है दूसरे पेशेंट को सूट कर जाएगी। तो एक तो दूसरी बात ये है कि पेशेंट्स जो हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस नॉर्मलाइज रखें और ओवरनाइट क्योर ना एक्सपेक्ट करें। और तीसरी चीज़ ये है कि जब आप प्रिस्क्रिप्शन लेके जाते हैं घर तो उसमें से आपको 4 चीज़ें मिली नहीं, 2 चीज़ें मिली, आपने 2 चीज़ें इस्तेमाल करनी 4 दिन के बाद शुरू किया और आप 6 दिन के बाद बोल रहे हैं अभी तक फ़र्क नहीं आया। तो 6 दिन जो है मतलब इट्स नथिंग। अगर आपका खास तौर पे जो अभी थोड़ी देर पहले आपने कही थी कि 15 साल से अगर आपको एक मर्ज है तो आप 15 महीने तो दो उसको ठीक होने में। तो बस यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा पेशेंस एंड कंप्लायंस, आप पेशेंट रहो और आप कंप्लाई करो अपनी ट्रीटमेंट से, और इंशाअल्लाह रेस्ट लीव इट अप टू अल्लाह, इंशाअल्लाह बेहतर हो ही जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं इसमें थोड़ा सा ये भी ऐड करती चलूँगी, थोड़ा से आप लोगों के प्रिस्क्रिप्शन बहुत महंगे होते हैं। नहीं मेरे नहीं होते मेरे इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, एक्चुअली स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही महंगी होती हैं, प्रोडक्ट्स होती महंगी है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रीजनेबल कर दूँ। हाँ एक प्रोडक्ट काफ़ी महंगी है लेकिन उसके रिजल्ट्स भी बहुत कमाल हैं, तो फिर मैं बता देती हूँ पेशेंट को भाई ये थोड़ा महंगा है आप ले लेंगी। अगर वो बोलते हैं नहीं भाई मैं तो नहीं ले सकती तो मैं बोलती हूँ नो प्रॉब्लम मैं आपको दूसरी ले देती हूँ। तो आई गो विद द फ्लो, मेरा पेशेंट जैसा एक्सपेक्ट करता है मैं फिर उसको वैसा ही दे रही होती हूँ कि अगर आपको मसला नहीं है तो मैं आपको महंगा दे दूंगी, मसला है तो मैं आपको थोड़ा रीजनेबल दूँ। चले भाई डॉक्टर हेबा जो है वो आपको सस्ते प्रिस्क्रिप्शन भी देंगी और जो है अच्छी अच्छी बातें भी बताएंगी और अपनी पर्सनैलिटी से जो है आपको जो है बिल्कुल इंगेज रखेंगी। अल्लाह ना करे कि आपको किसी ऐसे मसाइल से जाना हो, लेकिन जब कभी भी किसी डर्मा के पास जाएं या किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो कम से कम ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि आज आप गए हैं और कल आप ऐसे हो जाएंगे जैसे चाको चौपन। तो ऐसा नहीं होता है, वो भी इंसान है, उसको भी समझना है, आपकी साइकी को आपके लिए बेहतरीन मेडिसिन देनी है और फिर उसका वेट भी करना है। तो रियलिस्टिक होके जाएं, इमेजिनरी दौर से निकल आएं। वो परियों के दौर ख़त्म हो गए कि जब वो एक डंडी घूमती थी तो बंदा जो है वो ठीक ठाक हो जाता था और सेहतियाब हो जाता था। प्रोग्राम में टाइम कैसे गया मुझे नहीं पता, और हर शो में मैं यही सोचती रह जाती हूँ कि मैं अभी तो बैठी थी आगे तो ये 2 घंटे निकल गए। लेकिन यकीन जाने आपकी पर्सनैलिटी माशाल्लाह ऐसी है कि बड़ा दिल को में जगह बनाने वालों में से माशाल्लाह एक से बढ़कर एक पर्सनैलिटी यहाँ आई। लेकिन जब भी एक पर्सनैलिटी जाती है मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर ही होती हूँ उनसे और ये आप लोगों से लर्न करती हूँ। यकीन जाने मैंने बहुत सीखा है और सीखती हूँ और स्टिल सीखती रहूँगी। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, पेशेंट से मिलते हैं हम सब, और आप भी और हम भी, तो कोशिश करते हैं अपने आप को बचाने की। पेशेंट से भी गुजारिश है कि अपने आप को बचाएं। कोविड अभी भी जिंदा है, कहीं नहीं गया,
और मौजूद रहेगा, वैक्सीन के बाद भी रहेगा। इसलिए ख्याल आपको रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और मास्क ज़रूर पहनना है, इसके बगैर नहीं बैठना है। मैं बगैर मास्क के इसलिए बैठी हूँ कि हम दोनों बहुत अच्छे डिस्टेंस में बैठे हुए हैं। प्रोग्राम यहाँ पे हम अपने इख्तिताम को करते हैं, लेकिन यहाँ हिब्बा की पसंद का एक सॉन्ग सुनते हैं, डॉक्टर साहिबा की पसंद का एक सॉन्ग सुनते हैं और फिर आपके मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, सजा दे। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे। इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे। हर वक्त मेरे साथ रहा है, हाँ ये जिस्म कभी दूर कभी पास रहा है। जो भी गम है ये तेरे, उन्हें तू मेरा बता दे। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे। मुझको तो तेरे चेहरे पे ये गम नहीं जचता, जायज नहीं लगता मुझे गम से तेरा रिश्ता। सुन मेरी गुजारिश, इसे चेहरे से हटा दे। सुन मेरी गुजारिश, इसे चेहरे से हटा दे। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू
कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह मंगल वाले दिन मैं आपके साथ मौजूद हूं और हस्बे रिवायत मंगल वाले दिन हमारा शो होता है मेडिकल से रिलेटेड। तो हमारे साथ एक नई पर्सनैलिटी भी होती है मौजूद। मुस्तकिल आप एक ऐड या बहुत सारे ऐड सुन रहे हैं क्रिकेट फीवर के, तो उस पर तो मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि आज अभी मैच तो होगा शुरू। लेकिन आज है 23 फरवरी और अगेन मैंने अपना कैलेंडर चेक किया तो मुझे कोई इंटरनेशनल सेलिब्रेशंस तो नजर नहीं आई, मगर जो लोग आज पैदा हुए उन्हें हैप्पी बर्थडे, जिन लोगों की आज वेडिंग एनिवर्सरी उन्हें भी बहुत मुबारक, और अल्लाह ना करे किसी के यहाँ कोई डेथ एनिवर्सरीज हैं तो हमारी बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी जवारे रहमत में जगा दे। ये तो हो गई रूटीन की मुबारकबादें और आपसे तबादला ख्याल, लेकिन साथ साथ बात होगी कोविड पे। जी हाँ, ये तो अभी मुसल्लत है और जब तक रहेगा और जब तक इसकी वैक्सीन के मराहिल मुकम्मल नहीं होते, अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी आबादी के अंदर इसका मरहला तो चलता रहेगा। लेकिन आप सब लोग भी फ़ौरन से फ़ौरन अपने पेरेंट्स हैं या ओल्ड एज आपके घर में कोई लोग हैं तो आप उनके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं और इस वैक्सीनेशन के अमल को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारे साथ एक पर्सनैलिटी मौजूद होती हैं और हम उनसे बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ी सी आपसे बात करूंगी और वो इस हवाले से कि अब तक मेरे प्रोग्राम में तकरीबन 13